F10 हिंदी 91 अध्याय 70 एक रहस्यमय शिखर उभरता है _2। जिस नौक में विस्फोट हुआ था वह और भी तेजी से पानी में डूबने लगी और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह समुद्र तल में डूब गई और नजरों से ओझल हो गई। समुद्र की सतह पर रिसता डीजल ईंधन जलता रहा जिससे नौक का बचा हुआ मलबा भी प्रकाशित हो रहा था। यान फेई के ड्रोन ने एक भयंकर नौसैनिक तोप से हमला किया जिससे नौक पर सवार अधिकांश शत्रुओं और उनके मिलनस्थल पोत का केवल एक मुठभेड़ में ही सफाया हो गया तथा दुश्मन के लेजर हथियार द्वारा नष्ट किए गए ड्रोन का बदला लिया गया। नौक को डुबोने के बाद यान फेई ने स्कैनिंग के लिए क्वांटम रडार का इस्तेमाल किया और फिर कई दुश्मनों को खोज निकाला जो समुद्री जल में तैरते जाल से बचकर निकल आए थे। ड्रोन चुपके से उनके पास पहुंचा और अपनी बड़ी कैलिबर वाली नौसैनिक बंदूक से उन्हें बेरहमी से मार गिराया। आखिरकार यान फेई ने एक आखिरी भगोड़े को तेजी से शंघाई की ओर तैरते हुए देखा। वह भगोड़ा कोई और नहीं बल्कि उगावा परिवार का काजुतेरू उगावा था जिसने इस अभियान की योजना बनाई थी और सुबह सुबह समुद्र में कूद गया था। ड्रोन ने तेजी से तोप के गोले दागे लेकिन उसे हैरानी हुई जब काजुतेरू उगावा, जो एक असाधारण तैराक था, ने नौसैनिक तोप के प्रक्षेप पथ का पहले ही अनुमान लगा लिया। उसने पानी में मछली जैसी फुर्ती से गोलों को चकमा दिया और हमले से बाल बाल बच गया। ये स्पष्ट था कि काजुतेरू उगावा एक सच्चा विशेषज्ञ था, अन्यथा उगावा परिवार उसे इतना महत्वपूर्ण मिशन न सौंपता। ड्रोन ने एक और नौसैनिक तोप हमला किया और काजुतेरू उगावा शंघाई की ओर तेजी से तैरते हुए पानी के नीचे तोप के गोलों के प्रक्षेप पथ का निरीक्षण करता रहा और एक बार फिर हमले से बच निकला। लगातार 2 बार चूकने के बाद यान फेई का ड्रोन पूरी तरह से हैरान रह गया। हालांकि पानी के नीचे नौसैनिक तोप की गति और हमले की क्षमता बहुत कम हो गई थी और उसकी शक्ति हवा में उसकी आधी भी नहीं थी, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से घातक थी। ज्यादातर लोग गोलियों की दिशा भी नहीं देख पाते, उनसे बचना तो दूर की बात है। फिर भी काजुतेरू उगावा 2 बार कामयाब रहा। क्या वो कोई राक्षस हो सकता है? रात गहरी हो चुकी थी और सतह के नीचे हर जगह अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ तक कि ड्रोन की नजर भी सीमित थी। फिर काजुतेरू उगावा अपनी ओर 2 बार दागी गई गोलियों को कैसे भांप पाया और उनसे कैसे बच पाया? ये सोचकर यान फेई मन ही मन खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। उसे खुशी थी कि उसके ड्रोन ने काजुतेरू उगावा को यहाँ घेर लिया था और उसे समुद्र में फंसा दिया था। अगर वह जमीन पर पहुंच जाता और शहर की इमारतों को छुपने के लिए इस्तेमाल करता तो ड्रोन को उसे मारने के लिए काफी गोला बारूद खर्च करना पड़ता। हालांकि यान फेई हैरान था लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। अपने अद्भुत कौशल के बावजूद काजुतेरू उगावा समुद्र में ड्रोन के हमले से पूरी तरह बच नहीं पाया। पिछली चूकें लापरवाही की वजह से हुई थीं, इसलिए क्वांटम रडार के निशाने पर लॉक होते ही ड्रोन ने आगे की ओर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे तोप के गोलों की एक घनी बौछार हुई जिसने काजुतेरू उगावा के भागने के सभी संभावित रास्ते बंद कर दिए। काजुतेरू उगावा ने अपनी स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना बंद कर दिया और गहरे समुद्र में गोता लगाना शुरू कर दिया, जिससे वह एक बार फिर यान फेई के नौसैनिक तोप के हमले से बच गया। यान फेई ने उपहास किया, अगर काजुतेरू उगावा पानी की सतह पर होता तो शायद सब कुछ ठीक होता, लेकिन गहरे समुद्र में पहुंचकर यह उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता खोने के बराबर था। इसलिए यान फेई ने काजुतेरू उगावा पर फिर से हमला किया और तोप के गोलों की बौछार कर दी। समुद्र तल पर पहुंचने के बाद समुद्री जल के बढ़ते दबाव ने काजुतेरू उगावा की गति को बहुत धीमा कर दिया, जिससे उसके लिए गोलियों से बचना असंभव हो गया। बचने की उसकी अथक कोशिशों के बावजूद उसके शरीर पर तोप का एक गोला लगा। फ्री एबनो वेल सी ओम। काजुतेरू उगावा का शरीर कांप उठा और खून की एक धारा फूट पड़ी, उसकी गति और भी धीमी हो गई। ड्रोन की बंदूक की नली फिर घूमी और गोलियों की एक श्रृंखला चल पड़ी जो सभी काजुतेरू उगावा के शरीर पर लगी। उसका शरीर फट गया और वह तुरंत मर गया। उसकी क्षत विक्षत लाश धीरे धीरे डूबती गई और कोई हलचल नहीं हुई। ये दुर्जय विशेषज्ञ विशाल समुद्र में दम घुटने से मर गया बिना किसी को उसकी पूरी क्षमता का एहसास हुए। तभी यान फेई ने राहत की सांस ली। ओगावा परिवार के हमले से उसका निपटना अंततः हल हो गया, जिससे उसकी और लू पिंगपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। यान फेई आसानी से माफ करने और भूलने वालों में से नहीं था। हमलावरों द्वारा लगभग अगवा कर लिए जाने और उनके लेजर हथियार से उसके ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद उसके मन में जापान के प्रति और सीधे तौर पर जिम्मेदार ओगावा परिवार के प्रति भी कोई सद्भावना नहीं थी, जिससे उसके अंदर एक हत्या का इरादा भर गया था। उसने तय कर लिया था कि एक बार उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाए
तो वह जापान जाएगा और ओगावा परिवार को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। बेशक वांगडे फूड और इस घटना के मास्टरमाइंड रयोको ओगावा और जो ओगावा को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यान फेई के पास उनकी कंपनी को बदनाम करने की उनकी योजना के वीडियो सबूत मौजूद थे। ये वीडियो निश्चित रूप से इंटरनेट पर अपलोड करने के इरादे से थे, जिसका उद्देश्य वांगडे फूड की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। जहां तक रयोको ओगावा और जो ओगावा का सवाल है, वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उनकी सजा मिले। जब यान फेई ने अपना सहायक मस्तिष्क खोला, तो उसे इस हमले से अर्जित मेरिट पॉइंट्स का पता चला। शंघाई के तट पर समुद्र में नौसैनिक तोप से हमला करके 11 लोगों को मारकर 11 मेरिट पॉइंट्स अर्जित किए। नौसैनिक तोप से हमला करके एक नौक डुबोकर 50 मेरिट पॉइंट्स अर्जित किए। इस उड़ान से कुल मिलाकर उसने 61 मेरिट पॉइंट्स अर्जित किए। कुल मिलाकर उसने 1850 मेरिट पॉइंट्स अर्जित किए थे। हालांकि इस बार अर्जित पॉइंट्स कम थे। मच्छर का पैर भी तो मांस ही होता है, और उसका ड्रोन एक कदम और उन्नत होने के करीब था। जैसे ही यान फेई को बेहतर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने ओगावा परिवार के अपहरणकर्ता दस्ते को खत्म कर दिया था, जिससे उसके ड्रोन मेरिट पॉइंट एक बार फिर बढ़ गए थे। ड्रीम टेक्नोलॉजी मुख्यालय कार्यालय की फर्श से छत तक की खिड़कियां अचानक फट गईं, जिससे कांच का मलबा हर जगह उड़ गया। यान फेई चौंक गया और उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर लू पिंगपिंग को अपनी सुरक्षा के लिए पीछे खींचा, लेकिन उड़ते हुए शीशे से उसकी पीठ कट गई और वह खून से लथपथ हो गया। तभी यान फेई ने टूटी हुई खिड़की के सामने काले कपड़े पहने एक हट्टा कट्टा आदमी को खड़ा देखा। यान फेई चौंक गया और तुरंत चिल्लाया, कैप्टन वांग। काले कपड़े पहने आदमी ने टूटी फूटी चीनी भाषा में कहा, यान फेई, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, मैंने पहले ही आपकी सुरक्षा हटा ली है। लेकिन चिंता मत करो, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आज मेरा उद्देश्य केवल आप और आपके पीछे लू पिंगपिंग है। यान फेई के दिल में एक सिहरन दौड़ गई जब उसे अचानक एहसास हुआ कि काले कपड़े पहने इस आदमी की बातों से उसकी रणनीति में एक बड़ी चूक हो गई थी। सवाल यह था कि अपहरण को अंजाम देने के लिए ओगावा परिवार ने कितने समूह भेजे थे। यान फेई ने पहले सोचा था कि ओगावा परिवार ने सिर्फ समुद्र के रास्ते शंघाई में घुसपैठ करने के लिए लोगों को भेजा था, इसलिए उसने ड्रोन को समुद्र के ऊपर तैनात कर दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि काजुतेरू ओगावा के नेतृत्व वाला समूह जो समुद्र के रास्ते शंघाई में घुस आया था, ओगावा परिवार की सेना का सिर्फ एक हिस्सा था। हो सकता है कि वे मुख्य अपहरणकर्ता दल भी न हो। उनका काम अपहरण के सफल होने के बाद बाकियों को सुरक्षित चीन से बाहर निकालना हो सकता है, जैसा कि शंघाई के तट के पास अभी भी पानी में छिपे रेड ड्रैगन से पता चलता है। ओगावा परिवार द्वारा भेजी गई अपहरण योजना का असली कर्ता धर्ता शायद यही काले कपड़े वाला आदमी हो। शुरुआत में उसकी राष्ट्रीयता का पता न चलने पर उसकी टूटी फूटी चीनी भाषा और जापानी लहजे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ओगावा परिवार के लिए इस योजना का असली कर्ता धर्ता शायद यही था। काले कपड़े पहने यह आदमी वहां खड़ा था, यान फेई पर गहरा अत्याचार कर रहा था। अपनी गहरी समझ से यान फेई एक नज़र में ही बता सकता था कि यह आदमी भयानक रूप से शक्तिशाली था, अफ्रीका में मिली गोरी औरत से कहीं ज्यादा। अपने ड्रोन अवतार के विखंडन से हुई प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप यान फेई अपनी युद्ध शक्ति पूरी तरह से खो चुका था और अभी तक उसका एक छोटा सा अंश भी वापस नहीं पा सका था। दूसरे शब्दों में, यान फेई अब अपने पूरे जीवन में युद्ध शक्ति के मामले में सबसे कमजोर स्थिति में था। एक साधारण व्यक्ति को भी हरा पाने में असमर्थ काले वस्त्रधारी इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना तो दूर की बात थी। यान फेई को खुफिया जानकारी की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसकी युद्ध योजना में एक घातक गलती हो गई। उसने सोचा था कि वह ड्रोन की शक्ति का उपयोग करके सभी आने वाले दुश्मनों को खत्म कर सकता है, इसलिए उसने उन्हें समुद्र में तैनात किया। जटिलताओं के बावजूद, यहां तक कि एक लेजर हथियार से ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बावजूद, वह अंततः ड्रोन का उपयोग करके समुद्र से हमला करने वाले काजुटेरू ओगावा के दस्ते का सफाया करने में सफल रहा। हालांकि यान फेई ने पूरी तरह से विचार नहीं किया और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उसने समुद्र की सतह पर दुश्मनों का सफाया कर दिया था, लेकिन उसने जमीन पर दुश्मनों की उपेक्षा की, जिससे उसका मुख्यालय रक्षाहीन हो गया और कोई मजबूत रक्षा बल भी मौजूद नहीं था जिससे असली दुश्मन घुसपैठ कर सके, जबकि उसका भौतिक शरीर प्रतिरोध करने में असमर्थ था। ड्रोन अवतार प्राप्त करने के बाद से यान फेई ने कभी भी बिना किसी प्रतिरोध के किसी दुर्जय दुश्मन का सामना नहीं किया था। आज रात उसे अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना था।
यान फेई ने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया और शंघाई के अपतटीय आकाश में ड्रोन को तेजी से ऊपर चढ़ने और तेज गति से शहरी क्षेत्र की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया। इस समय वह ड्रोन की उपस्थिति को छिपाने की चिंता नहीं कर सकता था, न ही इस बात की परवाह कि ये दूसरों को पता चल जाएगा। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि ड्रोन जल्द से जल्द शंघाई लौट आए ताकि वह और लू पिनपिन जिस संकट का सामना कर रहे थे उसे कम कर सके। हालांकि यान फेई अपनी युद्ध शक्ति खो चुका था, फिर भी उसकी दृष्टि अभी भी तेज थी। काले कपड़े वाला आदमी कोई साधारण विरोधी नहीं था, उसकी ताकत उस गोरी महिला से भी ज्यादा थी जिसका सामना उसने अफ्रीका में किया था। अपनी युवावस्था में भी ड्रोन पर निर्भर न होते हुए यान फेई काले कपड़े वाले आदमी का मुकाबला नहीं कर पाता, अब तो और भी कम जब वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। वह बस समय बचाने की कोशिश कर सकता था और ड्रोन के लौटने का इंतजार कर सकता था, इस उम्मीद में कि वह पलटवार कर सकेगा। काले कपड़े वाले आदमी ने यान फेई और लू पिनपिन की तरफ देखा, लेकिन तुरंत कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर इमारत के बाहर कुछ चिंतित सा दिखाई दिया। यान फेई समझ गया कि काले कपड़े वाला आदमी समुद्र से आने वाले ओगावा परिवार की कुलीन टीम का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे कभी नहीं आ पाएंगे। काले कपड़े पहने आदमी ने यान फेई और लू पिनपिन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बिना किसी हिचकिचाहट के इमारत के बाहर का निरीक्षण कर रहा था। इससे पता चलता है कि काले कपड़े वाले आदमी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि यान फेई और लू पिनपिन बच निकलेंगे। समय बिताने के लिए यान फेई ने पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? आश्चर्य की बात है कि काले कपड़े पहने आदमी ने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरा नाम हिदेओ ओगावा है, मैं जापान के ओगावा परिवार से हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे अपने परिवार से आदेश मिला है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे खड़ी महिला को पकड़कर जापान वापस ले आऊं। यान फेई की पीठ कांच के टुकड़ों से भर गई थी, खून हर जगह टपक रहा था और उसके आसपास जमीन पर भी जमा हो गया था। लू पिनपिन यान फेई के पीछे से आए और उसे थाम लिया क्योंकि वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसने उसके शरीर से कांच निकालना शुरू किया और अपने कपड़ों के टुकड़े फाड़कर उसके जख्मों पर पट्टी बांधी ताकि खून बहना बंद हो जाए। यान फेई पर पट्टी बांधते हुए उसने कहा, मैं समझती हूँ तुम हमारी कंपनी के वेट लॉस कुकी फॉर्मूले की वजह से हमें पकड़ने आए हो, है ना? इससे पहले यान फेई ने लू पिनपिन को वांगदे फूड के बारे में बताया था, लेकिन उसने कंपनी की पृष्ठभूमि और जापानियों द्वारा उन्हें अगवा करने के इरादे का जिक्र नहीं किया था। हालांकि लू पिनपिन बहुत होशियार था और उसने उनकी संक्षिप्त बातचीत से ही हिदेओ ओगावा की पृष्ठभूमि का अंदाजा लगा लिया। काले कपड़े पहने आदमी ने लू पिनपिन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा, अपनी पट्टी बांधने की हरकतें बंद नहीं की और कहा, बिल्कुल, हमारे लोगों ने पहले आपका वेट लॉस कुकी फॉर्मूला चुरा लिया था, लेकिन हम एक योग्य उत्पाद नहीं बना सके। इसलिए हमारा मानना है कि आपने असली फॉर्मूला डेटा छिपाया है और आपको पकड़कर जापान वापस ले जाना असली फॉर्मूला हासिल करना है। यान फेई ने लू पिनपिन को धक्का दिया और काले कपड़े वाले आदमी से कहा, तुम सच में बेरहम हो, यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने और यहाँ तक कि अपहरण करने की हिम्मत कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा निशाना मैं हूँ, मुझे उत्पाद का असली फॉर्मूला पता है, इस महिला को कुछ नहीं पता। ये देखकर कि बचना नामुमकिन है, यान फेई ने काले कपड़े पहने आदमी से कहा कि उसके पास असली फॉर्मूला डेटा है। अगर उसे कुछ देर के लिए पकड़ भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे बस इस दौर को सहना है और ड्रोन के शंघाई लौटते ही वह वापस लड़ सकेगा। लू पिनपिन को बचाने के लिए उसने खुद को स्वेच्छा से उजागर कर दिया ताकि वह उसे सुरक्षित रख सके। काले कपड़े पहने आदमी हंसा, मैं एक सीधा सादा आदमी हूं, तुम्हारे जितना चतुर नहीं। मुझे नहीं पता कि उत्पाद का फॉर्मूला किसके पास है, इसलिए मुझे सबसे आसान तरीका अपनाना होगा, यानी तुम दोनों को वापस जापान ले जाना होगा। वहां पहुंचकर परिवार के कुलीन लोगों के हाथों में स्वाभाविक रूप से हम अपनी जरूरत की सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। freeweekbnfl.com। लू पिनपिन ने अचानक व्यंग्य किया और कहा, मैंने आपके ओगावा परिवार के बारे में सुना है। हालांकि दुनिया भर में आपकी कोई खास पहचान नहीं है, फिर भी आपकी जड़ें गहरी हैं और जापानी राजनीति में उलटफेर करने की ताकत है। मुझे यकीन है कि आपने यहां आने से पहले पूरी रिसर्च की होगी। यह आदमी तो बस विध्वंस बस्तियों से आया एक नवधनाढ्य है, जिसके पास थोड़ा पैसा है, लेकिन न तो कोई शिक्षा है और न ही कोई हुनर। उसके पास इतना हाई टेक फॉर्मूला कैसे हो सकता है? मैं पहले बीजिंग में एक कंगाल विशेषज्ञ से मिला था और उससे वजन घटाने वाली कुकीज का राज खरीदा था, इसलिए इस कंपनी का असली राज मेरे अलावा किसी को नहीं पता।
मैं ये राज आपके साथ साझा कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक शर्त पूरी करें। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं तुरंत अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर लूंगा, और मैं आपके साथ फॉर्मूला साझा नहीं करूंगा जिससे आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। यान फेई उसकी हरकत से भावुक हो गया। वह जानता था कि लू पिनपिन काले कपड़े वाले आदमी को धोखा देकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पुरुष होने के नाते वह एक औरत के पीछे कैसे छिप सकता था। उसके कुछ बोलने से पहले ही काले कपड़े वाले आदमी ने कहा, लू पिनपिन, हमारे उगावा परिवार ने तुम्हारी जांच की है और हम जानते हैं कि तुम सक्षम हो, जिसका मैं एक पुरुष होने के नाते सम्मान करता हूं। तो आगे बढ़ो और अपनी शर्त बताओ, देखते हैं कि मैं मान पाता हूं या नहीं। लू पिनपिन ने यान फेई की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे जाने दो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें उत्पाद का सूत्र भी बताऊंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव, मेरा आदेश है कि तुम दोनों को पकड़ो, एक भी कम नहीं। मुझे उत्पाद का फॉर्मूला मिले या न मिले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, मुझे सिर्फ प्रशिक्षण में रुचि है, इसलिए मैं तुम्हारा अनुरोध पूरा नहीं कर सकता। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन अवतार तेजी से शंघाई शहर की ओर उड़ रहा था, लेकिन ड्रीम टेक्नोलॉजी मुख्यालय से अभी भी कुछ दूरी पर था और पहुंचने में कम से कम 2 मिनट और लगेंगे। इसलिए यान फेई के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण था। सलिए यान फेई ने ये कहकर समय टालना शुरू किया, हिदेओ ओगावा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने दक्षिण कोरिया के एक ताइक्वांडो मास्टर को हराया है। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं और कोई साधारण नहीं, बल्कि एक महारथी। अगर सामान्य समय होता, अगर तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती, तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह आसानी से मार डालता। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए घमंड से पेश आ रहे हो क्योंकि मैं अभी घायल हूं। हिदेओ ओगावा खिलखिलाकर हंसा और बोला, सिर्फ इसलिए कि तुमने एक ताइक्वांडो कलाकार को हरा दिया, खुद को मार्शल आर्टिस्ट और महाविशेषज्ञ कहना सचमुच हास्यास्पद है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम चीनी मार्शल कलाकारों को नीची नजर से देखता हूं, लेकिन वे तथाकथित विशेषज्ञ मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बस बिना लड़े पकड़े जाने के लायक हैं। मैं उन्हें गंभीरता से भी नहीं लेता। हिदेओ ओगावा के शब्द निकलते ही कमरे में एक आवाज गूंजी, हिदेओ ओगावा, तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है, हवा के एक झोंके से भी तुम्हारी जीभ मुड़ने का डर नहीं। ये चीन है, जापान नहीं। आवाज अचानक सुनाई दी, उसकी आवाज बदलती रही, फिर भी एकदम साफ थी। वह स्पष्ट थी, हर जगह गूंज रही थी, जिससे वक्ता की जगह का ठीक ठीक पता लगाना नामुमकिन हो गया था। आत्मविश्वास से लबरेज हिदेओ ओगावा ने अपना चेहरा बदल लिया। वह तेजी से यान फेई और लू पिनपिन की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक एक युवक यान फेई और लू पिनपिन के सामने प्रकट हुआ, जिससे उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उस युवक के चेहरे से एक बेहद साफ सुथरी आवाज निकल रही थी, और आते ही उसने हिदेओ ओगावा की तरफ मुस्कुराया। हिदेओ ओगावा के कदम रुक गए, आश्चर्य से, डुआन होंगे, ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डुआन होंगे नाम के उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हिदेओ ओगावा, ये चीन है, चीन विशेष कर्तव्य इकाई का क्षेत्र। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जहाँ तक आपकी बात है, चीन के एक उत्कृष्ट उद्यमी का अपहरण करने की कोशिश करने का साहस करने से ऐसा लगता है कि आप जीने से थक चुके हैं। हिदेओ ओगावा के चेहरे पर अचानक बदलाव आ गए जब वह अचानक पीछे हट गया। बस यूं ही वह पीछे हटा और टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गया और आंखों से ओझल हो गया। डुआन होंगे रात के आसमान की ओर देखने के लिए आगे बढ़ा, जहां हिदेओ ओगावा गायब हो गया था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने मुड़कर यान फेई की ओर देखा और कहा, यान फेई, वह जापानी आदमी चला गया है, और जब से मैं यहाँ आया हूँ वह वापस नहीं आएगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। फ्रक ई वेब नो वेल COM। कमरे का फर्श न सिर्फ कांच के टुकड़ों से बिखरा था, बल्कि यान फेई का खून भी बिखरा हुआ था। खून न रुकने की वजह से खून बहता रहा, एक धार डुआन होंगे के पैरों तक पहुंच रही थी, जिससे उसके जूते लगभग दागदार हो गए थे। डुआन होंगे ने रहस्यमयी भाव दिखाया, फिर खून से बचने के लिए अपने पैर हिला दिए। डुआन होंगे ने आगे कहा, ये चीन है, हमारे अपने चीनी लोगों का क्षेत्र। यहाँ कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी हो तो स्थानीय सरकारी विभागों से मदद लेना न भूलें। आप एक वैध चीनी उद्यम हैं, हमारे अपने में से एक। जब तक आप देश के भीतर हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम न कर सकें। यान फेई ने उस साफ सुथरे युवक को देखा जो अचानक प्रकट हुआ था और खुद को चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट का बता रहा था, और उसके दिल में एक गहरी खतरे की लहर दौड़ गई।
उसने डुआन होन्गे को वहां खड़ा देखा, मानो उसका कोई वजूद ही न हो, एक विरोधाभासी एहसास जिसने यानफेई को लगभग बेचैनी से मिचली आने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत डुआन होन्गे को बेहद खतरनाक करार दिया। कोच वांग योंग, जिन्होंने यानफेई को मार्शल आर्ट सिखाया था, के अलावा डुआन होन्गे की ताकत यानफेई के किसी भी पूर्वज्ञात विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा थी। जिन दुर्जय विशेषज्ञों से वह पहले मिल चुका था, वे भी डुआन होन्गे के सामने दयनीय रूप से कमजोर लग रहे थे, खुद की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा यानफेई ने इस डुआन होन्गे को पहचान लिया। ये वही युवक था जो उस रात शंघाई बंदरगाह पर आया था, जिस रात उसने झांग बाओचेन की हत्या की थी। उस समय दूरी के कारण उसने यह नहीं देखा था कि डुआन होन्गे कितना दुर्जय था। अब उसका सामना करते हुए उसे तुरंत उसके आतंक का एहसास हुआ। यहां तक कि हिदेओ ओगावा, जो अराजक लग रहा था, डुआन होन्गे को देखकर भाग गया। डुआन होन्गे ने यानफेई को ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बदकिस्मती से यानफेई बिल्कुल सहज लग रहा था और उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। डुआन होन्गे ने अचानक कहा, चलो यही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर मिलेंगे। तभी जैसे ही यानफेई और लू पिंगपिंग की नजर धुंधली हुई, डुआन होन्गे अचानक गायब हो गया और उसके जाने का कोई निशान नहीं छोड़ा, उसका आना कितना ही अवर्णनीय क्यों न रहा हो। अगर टूटी खिड़कियां, टूटे शीशे और जमीन पर खून का धब्बा न होता तो यानफेई को शक होता कि जो उसने अभी देखा वह कोई भ्रम तो नहीं था। लू पिंगपिंग ने पहले कभी ऐसे असाधारण लोगों का सामना नहीं किया था और डुआन होन्गे की क्षमताओं को देखकर वह दंग रह गई। फिर भी यानफेई के विपरीत वह डुआन होन्गे के भयावह पहलुओं को पहचानने में विफल रही। उसने देखा कि यानफेई खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर टूटी हुई खिड़की के पास नीचे देखने गए, लेकिन नीचे अंधेरा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उगावा नायक या डुआन होन्गे कहाँ गए होंगे। अब जबकि सबसे बड़ा खतरा डुआन होन्गे द्वारा भगा दिया गया था, यानफेई ने राहत की सांस ली। ड्रोन अवतार, जो समुद्र के ऊपर बेतहाशा तेजी से दौड़ रहा था, तुरंत धीमा हो गया और अपनी ऊंचाई कम करके वापस समुद्र तल में गोता लगा गया। इस समय ड्रोन अवतार शंघाई तटरेखा से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। ड्रोन ने अपनी गुप्त जल यात्रा जारी रखी, घूमकर शंघाई तट पर रेड ड्रैगन पनडुब्बी के छिपे हुए स्थान की ओर बढ़ गया। डुआन होन्गे की अप्रत्याशित शक्तियों को देखकर यानफेई को राष्ट्र की ताकत का एहसास हुआ। सौभाग्य से उसने राज्य के अधिकार को सीधे चुनौती नहीं दी थी, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। यानफेई को जख्मों से लथपथ और अभी भी खून बहता देखकर लू पिंगपिंग ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। डुआन होन्गे के अंतिम वादे पर विश्वास करते हुए यानफेई को यकीन था कि आज रात कोई और परेशानी नहीं होगी और इसलिए उसने लू पिंगपिंग को फोन करने से नहीं रोका। हालांकि उसकी मजबूत रिकवरी क्षमताओं का मतलब था कि उसकी चोटें जल्द ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन वह उस महिला को परेशान नहीं करना चाहता था जो उसकी देखभाल करती थी। लगभग 10 मिनट बाद ड्रोन सहायक मस्तिष्क द्वारा चिन्हित समुद्र तल स्थान पर पहुंचा और उसने समुद्र तल पर स्थिर खड़ी रेड ड्रैगन पनडुब्बी की खोज की। ये स्थान शंघाई के शहरी क्षेत्र से केवल 40 किलोमीटर दूर था, ड्रोन के क्वांटम रडार के शहर के इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ने के लिए पर्याप्त नजदीक। ड्रोन ने अपना क्वांटम रडार सक्रिय किया और आसपास के मुफ्त वाईफाई की तलाश शुरू कर दी और अंततः शंघाई बंदरगाह पर एक बार के मुफ्त वाईफाई से जुड़ गया। ड्रोन अवतार ने इंटरनेट पर जाकर शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की वेबसाइट ढूंढ ली और एक संदेश छोड़ा जिससे पता चला कि उसे शंघाई के तट पर एक जापानी सोरू क्लास पनडुब्बी मिली है। इस पनडुब्बी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया और इसके साथ रेड ड्रैगन के स्थान का सटीक नक्शा भी था। यानफेई ने सिर्फ शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की वेबसाइट पर ही संदेश नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सैन्य आयोग की वेबसाइटों से भी संपर्क किया और बार बार यही संदेश भेजा। ड्रोन अवतार समुद्र के नीचे था और मिसाइलें दागने में असमर्थ था, इसलिए केवल ड्रोन की नौसैनिक तोप पर निर्भर रहना रेड ड्रैगन पनडुब्बी को डुबोने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि उस रात उगावा परिवार के हाथों लगभग बुरी तरह से पीड़ित होने और एक जापानी लेजर हथियार से अपने ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद यानफेई गुस्से से भर गया। इसलिए उसने सोरू श्रेणी की पनडुब्बी का स्थान राष्ट्रीय वेबसाइटों पर भेज दिया और रेड यानफेई ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसका दिल ड्रोन को शंघाई समुद्र से तेजी से ऊपर उठने और तेज रफ्तार से शहर की ओर उड़ने का आदेश दे रहा था। अब उसे ड्रोन के निशान छिपाने की चिंता नहीं थी, न ही इस बात की कि कोई उसे खोज लेगा।
उसे बस यही उम्मीद थी कि ड्रोन जल्द से जल्द शंघाई लौट आए ताकि वह और लू पिनपिन जिस संकट का सामना कर रहे थे उसे टाला जा सके। हालांकि यान फेई अपनी युद्ध शक्ति खो चुका था, फिर भी उसकी नजर तेज थी। काले कपड़े वाला आदमी असाधारण था, अफ्रीका में मिली गोरी औरत से भी ज्यादा ताकतवर। अपनी जवानी में भी ड्रोन पर भरोसा किए बिना यान फेई काले कपड़े वाले आदमी का मुकाबला नहीं कर पाता, अब तो और भी कम जब वह पूरी तरह से अशक्त हो चुका था। वह बस समय बचाने की कोशिश कर सकता था और ड्रोन के लौटने का इंतजार कर सकता था ताकि स्थिति बदल सके। फ्र ई वेब नो वेल COM। काले कपड़े पहने आदमी ने यान फेई और लू पिनपिन को घूरा, लेकिन तुरंत हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने अपनी घड़ी पर फिर इमारत के बाहरी हिस्से पर नजर डाली, जिससे उसकी बेचैनी झलक रही थी। यान फेई समझ गया कि काले कपड़े वाला आदमी जरूर समुद्र से ओगावा परिवार की एक विशिष्ट टीम के आने का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह विशिष्ट टीम कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। काले कपड़े पहने उस आदमी ने यान फेई और लू पिनपिन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इमारत के बाहरी हिस्से को लापरवाही से देखा। इससे उसे अपनी ताकत पर भरोसा और उनके भागने की आशंका की बिल्कुल भी चिंता नहीं दिख रही थी। यान फेई ने समय खरीदते हुए पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? आश्चर्य की बात यह थी कि काले कपड़े पहने व्यक्ति ने स्पष्ट उत्तर दिया, मेरा नाम हिदेओ ओगावा है, मैं जापान के ओगावा परिवार से हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे खड़ी महिला को पकड़कर जापान वापस ले आऊं। यान फेई की पीठ कांच के टुकड़ों से छलनी हो गई थी, हर जगह खून टपक रहा था, यहाँ तक कि जमीन भी खून से सनी हुई थी। लू पिनपिन यान फेई के पीछे से निकली, उसे पकड़ लिया क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी ताकत खो चुका था और उसके शरीर से कांच निकालने लगी। उसने अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बांधी और खून बहना बंद कर दिया। यान फेई के जख्मों पर पट्टी बांधते हुए उसने कहा, समझ गई, तुम हमारी कंपनी के वजन घटाने वाले कुकीज के फॉर्मूले के लिए हमारा अपहरण करने आए हो, है ना? यान फेई ने पहले ही लू पिनपिन को वांगडे फूड से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता दिया था, बस यह नहीं बताया था कि उनके अपहरण के पीछे जापानियों का हाथ था। लेकिन लू पिनपिन बहुत होशियार थी और उसने उनकी संक्षिप्त बातचीत से ही हिदेओ ओगावा की पृष्ठभूमि का अंदाजा लगा लिया था। काले कपड़े पहने आदमी ने लू पिनपिन को सराहना भरी नजरों से देखा, उसे पट्टी बांधने से नहीं रोका और कहा, सही कहा, हमारे लोगों ने पहले वजन घटाने वाली कुकीज का तुम्हारा फॉर्मूला चुरा लिया था, लेकिन हम कोई अच्छा उत्पाद नहीं बना पाए। हमें लगता है कि तुमने असली फॉर्मूला छिपाया है और तुम्हें उसी फॉर्मूले को हासिल करने के लिए पकड़ा गया है। यान फेई ने लू पिनपिन को धक्का देकर दूर धकेल दिया और काले कपड़े पहने आदमी से कहा, तुम सचमुच जिद्दी हो, हमारे पीछे आने की हिम्मत कर रहे हो और लोगों का अपहरण भी कर रहे हो। हालांकि तुम्हारा निशाना मैं हूं, मुझे उत्पाद का असली फॉर्मूला पता है। इस महिला को कुछ नहीं पता। कोई रास्ता न देखकर यान फेई ने काले कपड़े पहने आदमी को बताया कि असली फॉर्मूला डेटा उसके पास है। अगर उसे कुछ समय के लिए ले भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वह इस अवधि में बच गया और ड्रोन के शंघाई लौटने का इंतजार करता रहा तो वह स्थिति बदल सकता है। उसने लू पिनपिन की रक्षा और उसे सुरक्षित रखने के लिए खुद को उजागर कर दिया। काले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक सीधा सादा आदमी हूं, तुम्हारे जितना चतुर नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से किसके पास उत्पाद का फॉर्मूला है, इसलिए मुझे सबसे आसान तरीका अपनाना होगा, तुम दोनों को वापस जापान ले जाना। वहां पहुंचकर परिवार के कुलीनों के तरीकों से हमें वो सारी जानकारी जरूर मिल जाएगी जो हम जानना चाहते हैं। लू पिनपिन ने अचानक व्यंग्य किया, मैंने आपके ओगावा परिवार के बारे में सुना है। हालांकि आप दुनिया भर में ज्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन आपकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जापान के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त। मुझे लगता है आपने आने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर ली होगी। यह आदमी बस एक विध्वंसकारी नवोन्नाद्य है, थोड़े पैसे वाला लेकिन अनपढ़। उसके पास इतनी उच्च तकनीक वाला फॉर्मूला कैसे हो सकता है? मैंने वजन घटाने वाली कुकीज का फॉर्मूला बीजिंग के एक कंगाल विशेषज्ञ से खरीदा था, इसलिए हमारी कंपनी का असली राज मेरे अलावा किसी को नहीं पता। मैं आपको ये राज बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर लूंगा, उत्पाद का फॉर्मूला अपनी कब्र में ले जाऊंगा और आपको खाली हाथ छोड़ दूंगा। सही सामग्री फ्री ऐप नो वेल COM पर देखें। अंदर जाते ही यान फेई को पता चल गया कि लू पिनपिन काले कपड़े वाले आदमी को धोखा देकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
वह एक इज्जतदार आदमी एक औरत के पीछे कैसे छिप सकता था? उसके कुछ बोलने से पहले ही काले कपड़े वाले आदमी ने कहा, लू पिंगपिंग, हमारे उगावा परिवार ने तुम्हारी जांच की है। मैं एक आदमी होने के नाते तुम्हारी काबिलियत की कद्र करता हूं। तो अपनी शर्त बताओ, देखते हैं मैं मान पाता हूं या नहीं। यान फेई की ओर इशारा करते हुए लू पिंगपिंग ने कहा, उसे जाने दो और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हें उत्पाद का फॉर्मूला दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया, असंभव। मेरा आदेश है कि तुम दोनों को ले जाओ, एक भी कम नहीं। हमें उत्पाद का फॉर्मूला मिले या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, मुझे सिर्फ साधना में रुचि है, इसलिए मैं तुम्हारा अनुरोध पूरा नहीं कर सकता। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन अवतार शंघाई के शहरी क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि वह अभी भी शहर से कुछ दूरी पर था और ड्रीम टेक्नोलॉजी के मुख्यालय तक पहुंचने में उसे कम से कम 2 मिनट और लगेंगे, जिससे यान फेई के लिए हर पल महत्वपूर्ण होता जा रहा था। इसलिए यान फेई ने समय रोकते हुए कहा, हिदेओ ओगावा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने दक्षिण कोरिया के एक ताइक्वांडो मास्टर को हराया है। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूं और उसमें भी माहिर हूं। अगर सामान्य परिस्थितियां होती और तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो मैं तुम्हें कुत्ते को मारने की तरह आसानी से मार डालता। बात बस इतनी है कि मैं अभी घायल हूं, इसलिए तुम यहां घमंडी व्यवहार कर रहे हो। हिदेओ ओगावा जोर से हंस पड़े और बोले, सिर्फ इसलिए कि आप ताइक्वांडो के उन कलाकारों को हरा देते हैं जो सिर्फ दिखावा कर सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट होने का दावा करना, यहां तक कि एक महाविशेषज्ञ होने का भी, सचमुच हास्यास्पद है। मेरा आशय चीन के आप मार्शल आर्टिस्टों को छोटा दिखाना नहीं है, लेकिन वे विशेषज्ञ मेरे सामने आसानी से पकड़े जा सकने वाले कलाकार से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जैसे ही हिदेओ ओगावा ने बोलना समाप्त किया, कमरे में एक आवाज गूंजी। हिदेओ ओगावा, कितना घमंडी! क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हवा तुम्हारी जीभ तोड़ देगी? ये चीन है, जापान नहीं। यह आवाज अचानक उभरी, उसकी आवाज में उतार चढ़ाव था, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी। अलौकिक और मायावी, चारों ओर से गूंजती हुई, ये बताना असंभव था कि वक्ता कहाँ है। हिदेओ ओगावा का आत्मविश्वास भरा चेहरा बदल गया जब वह तेजी से यान फेई और लू पिंगपिंग के पास पहुंचा, लेकिन उसकी नजर धुंधली पड़ गई। अचानक यान फेई और लू पिंगपिंग के सामने एक युवक प्रकट हुआ, जिससे एक बेहद साफ सुथरी छवि उभर रही थी। आते ही उसने हिदेओ ओगावा की तरफ मुस्कुराया। हिदेओ ओगावा रुक गया और आश्चर्य से पूछा, डुआन होनगे, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? डुआन होनगे नाम के व्यक्ति ने उत्तर दिया, हिदेओ ओगावा, ये चीन है, चीन विशेष कर्तव्य इकाई का क्षेत्र। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आप वास्तव में चीन के हमारे सम्मानित उद्यमियों में से एक का अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मृत्यु की इच्छा रखते हैं। हिदेओ ओगावा के चेहरे पर कई परिवर्तन हुए, उसका शरीर अचानक पीछे हटने लगा और बस इसी तरह वह टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गया और दृष्टि से ओझल हो गया। डुआन होनगे एक कदम आगे बढ़ा और रात के आसमान की ओर देखने लगा जहां से हिदेओ ओगावा गायब हो गया था, लेकिन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वह यान फेई की ओर मुड़ा और बोला, यान फेई, वह जापानी आदमी चला गया है। मेरी यहाँ मौजूदगी इस बात की गारंटी है कि वह वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। कमरे का फर्श न सिर्फ कांच के टुकड़ों से बल्कि यान फेई के खून से भी सना हुआ था। चूंकि खून रुका नहीं था, खून रिसता रहा। खून की एक धार डुआन होनगे के पैरों तक पहुंच गई, जिससे उसके जूते गंदे होने का खतरा था। डुआन होनगे ने रहस्यमयी भाव दिखाया, फिर खून से बचने के लिए अपने कदम बदल लिए। डुआन होनगे ने आगे कहा, ये चीन है, हमारे अपने चीनी लोगों की भूमि, और यहाँ कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। अगर भविष्य में कोई समस्या आए तो स्थानीय सरकारी विभागों से मदद मांगना न भूलें। आप चीन में वैध व्यवसाय चलाते हैं, आप हम में से एक हैं, और जब तक ये हमारी सीमाओं के भीतर है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम संभाल न सकें। यान फेई ने अचानक प्रकट हुए इस स्वयंभू चीनी विशेष कर्तव्य इकाई के सदस्य, एक साफ सुथरे नौजवान को देखा और उसे बेहद खतरे का एहसास हुआ। डुआन होनगे को ऐसे खड़ा देखना मानो उसका कोई वजूद ही न हो। यह विरोधाभासी एहसास लगभग असहनीय रूप से कष्टदायक था, जिससे यान फेई ने तुरंत डुआन होनगे को बेहद खतरनाक करार दे दिया। कोच वांग योंग, जिन्होंने उसे मार्शल आर्ट सिखाया था, के अलावा डुआन होनगे की ताकत यान फेई के अब तक के किसी भी विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा थी। जिन दुर्जय विशेषज्ञों से वह पहले मिल चुका था, वे डुआन होनगे के सामने कमजोर और लाचार लग रहे थे, खुद की तो बात ही छोड़िए।
और यान फेई ने इस डुआन होंगे को पहचान लिया। ये वही युवक था जो उस रात शंघाई बंदरगाह पर आया था जब उसने झांग बाओचेन की हत्या की थी। उस समय उनके बीच की दूरी के कारण उसे डुआन होंगे की ताकत का एहसास नहीं हुआ था। अब उसका सामना करते ही उसने तुरंत आतंक को पहचान लिया। यहां तक कि हिदेओ ओगावा, जो पहले अराजक लग रहा था, डुआन होंगे को देखकर भाग गया था। डुआन होंगे ने यान फेई को ऐसे देखा मानो उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बदकिस्मती से यान फेई सहज लग रहा था और डुआन होंगे कुछ भी समझ नहीं पाया। अचानक डुआन होंगे ने कहा, चलो यहीं से अलग होते हैं जब तक कि हम फिर न मिले। फिर यान फेई और लू पिनपिन की आंखें धुंधली होने से पहले ही डुआन होंगे गायब हो गया और उसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था कि वह कैसे चला गया। यह उसकी शक्ल सूरत की तरह ही समझ से परे था, किसी भी तर्क को पूरी तरह से झुठला रहा था। अगर दफ्तर की टूटी खिड़कियां, फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े और खून न होता तो यान फेई को शायद शक भी हो जाता कि कहीं यह अनुभव एक भ्रम तो नहीं था। लू पिंगपिंग, जिसने कभी ऐसे असाधारण व्यक्तित्व नहीं देखे थे, डुआन होंगे की क्षमताओं को देखकर दंग रह गई। यान फेई के विपरीत वह डुआन होंगे के आतंक को भांप नहीं पाए। यान फेई को खड़े होने के लिए संघर्ष करते देख वह जल्दी से उसे सहारा देने गई। दोनों टूटी हुई खिड़की के पास एक साथ बैठे नीचे अंधेरे में देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हिदेओ ओगावा और डुआन होंगे कहाँ गए होंगे। अब जबकि डुआन होंगे ने सबसे बड़े खतरे को डराकर भगा दिया था, यान फेई निश्चिंत हो गया। समुद्र की सतह पर तेजी से दौड़ता ड्रोन अवतार तुरंत धीमा होकर नीचे उतरा। फिर उसकी नाक नीचे झुक गई और वह एक बार फिर पानी में डूब गया और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर शंघाई के तट के पास पहुंच गया। जैसे ही ड्रोन शंघाई के तट पर रेड ड्रैगन पनडुब्बी के छिपे हुए ठिकाने की ओर पानी के अंदर गया, उसने एक मोड़ लिया। डुआन होंगे की अथाह क्षमताओं को देखकर यान फेई को आखिरकार देश की ताकत का एहसास हुआ। शुक्र है कि उसने सरकार के अधिकार को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी थी, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। यान फेई को खून से लथपथ और घायल देखकर लू पिंगपिंग ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। डुआन होंगे के आश्वासन पर भरोसा करते हुए यान फेई को विश्वास था कि आज रात कोई और घटना नहीं होगी और उसने उसे नहीं रोका। हालांकि उसके पास जबरदस्त पुनर्योजी क्षमताएं थीं और वह जल्द ही अपने घावों से उबर जाएगा, फिर भी वह उस महिला को और परेशान नहीं करना चाहता था जो उसकी देखभाल करती थी। 10 मिनट बाद ड्रोन सहायक ब्रेन चिन्हित समुद्र तल पर पहुंचा और पाया कि रेड ड्रैगन पनडुब्बी वहां स्थिर खड़ी है। वह स्थान शंघाई के शहरी क्षेत्र से केवल 40 किलोमीटर दूर था और ड्रोन का क्वांटम रडार अब शहर के इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ पा रहा था। इसलिए ड्रोन ने क्वांटम रडार को सक्रिय किया और आसपास के मुफ्त वाईफाई की खोज शुरू कर दी। और शंघाई बंदरगाह पर एक बार के दर्दनाक अनुभव के बाद यान फेई को बहुत कुछ समझ में आया। इस दुनिया में वाकई कई उल्लेखनीय और असाधारण लोग हैं और वे सभी बहुत ही दुर्जय हैं, जिससे उनकी नज़र में उसकी वर्तमान ताकत तुच्छ लगती है। डुआन होंगे का तो जिक्र ही नहीं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और एक अलग ही स्तर पर है। यहां तक कि हिदेओ ओगावा भी ऐसा नहीं है जिसे यान फेई इस समय संभाल सके। इसके अलावा उसके ड्रोन अवतार को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें रहस्यमय और घातक लेजर हथियार भी शामिल हैं जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा पानी के अंदर ड्रोन की हमला करने की क्षमता बेहद कमजोर है। ड्रोन अवतार की नौसैनिक तोपों के लगातार हमले के बावजूद गहरे समुद्र में सोरू श्रेणी की पनडुब्बी के पतवार की सुरक्षा को भेदना मुश्किल है। इस पाठ से यान फेई को अपनी ताकत और कमजोरियों की बेहतर समझ मिली। हालांकि वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसके ड्रोन अवतार को अपग्रेड किया जा सकता था और एक बार जब ड्रोन को फिर से अपग्रेड किया जाता तो उसकी ताकत फिर से बढ़ जाती, जिससे वह इन विशेषज्ञों का सीधा सामना कर पाता। प्रीडेटर ड्रोन पर आधारित एक और अपग्रेड के साथ इसकी युद्ध शक्ति निस्संदेह और भी भयानक हो जाती और इसमें गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बी से लड़ने की क्षमता होती। यान फेई आसानी से नाराजगी भूलने वालों में से नहीं था। हालांकि ओगावा परिवार द्वारा चुराई गई उसकी वजन घटाने वाली कुकीज का फॉर्मूला असली नहीं था, फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके अलावा उसे और लू पिनपिन को लगभग अगवा कर लिया गया था, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। हालांकि उसने पहले ही समुद्र में ओगावा परिवार द्वारा भेजी गई विशेषज्ञों की एक टीम को खत्म कर दिया था और जापानी सरकार को एक उच्च तकनीक वाली पनडुब्बी से हाथ धोना पड़ा था, फिर भी ये सब उसके गुस्से को शांत करने के लिए काफी नहीं था। अब यान फेई का सबसे जरूरी काम अस्पताल में पर्याप्त आराम करना था। शरीर पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद वह ओगावा परिवार से बदला लेने के लिए जापान रवाना होगा।
हालांकि इस बार उसकी चोटें काफी अजीब थीं। कांच के टुकड़ों से हुए घावों से बहुत ज्यादा खून बहने से उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन असल में यानफेई की गतिशीलता में बाधा लेजर हथियार से उसके ड्रोन अवतार के नष्ट होने से हुई आध्यात्मिक आत्मा की क्षति थी। हालांकि ड्रोन अवतार ने बाद में खुद को ठीक कर लिया, लेकिन यानफेई की आध्यात्मिक आत्मा को हुआ नुकसान उतनी जल्दी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह बस अपनी आध्यात्मिक आत्मा के ठीक होने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था। उसकी आध्यात्मिक आत्मा के पूरी तरह ठीक होने से पहले उसका भौतिक शरीर कोई भी क्रिया करने में असमर्थ था। यानफेई जापान में ओगावा परिवार से बदला जरूर लेना चाहता था, लेकिन वह चीन में वांगडे फूड को नहीं भूलेगा। इसलिए उसने उस रात गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन पर अपलोड कर दिया। फिर उसके निर्देशन में ऑक्सिलरी ब्रेन ने वीडियो को एडिट किया और उसमें ढेर सारी टेक्स्ट कमेंट्री जोड़ी। फिर उसने ड्रोन के क्वांटम रडार का इस्तेमाल करके शंघाई शहर के किसी मुफ्त वाईफाई से कनेक्ट किया और इन वीडियो और टेक्स्ट इमेज को चीन के कई बड़े फोरम और न्यूज़ वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया। बहुत जल्द ही इंटरनेट जापानी लोगों द्वारा एक चीनी उद्यम से अति गोपनीय निर्माण प्रक्रियाएं चुराने के वीडियो से भर गया, और वीडियो में 2 जापानी लोगों ने अपने अकल्पनीय उद्देश्यों के लिए एक उत्कृष्ट चीनी उद्यमी का अपहरण करने की भी कोशिश की। यानफेई के जानबूझकर किए गए संपादन के कारण रयोको ओगावा और जो ओगावा वीडियो में बेहद नापाक दिखाई दिए, जिससे दर्शकों में तुरंत ही नापसंदगी पैदा हो गई, जबकि ड्रीम फूड्स बेहद दयनीय लग रहा था और उसे सहानुभूति मिली। ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गए, बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर, यहाँ तक कि उन निजी वेबसाइटों पर भी जहाँ ट्रैफिक बहुत कम था। अगर ये वीडियो हटा भी दिए जाते तो भी इन्हें ऑक्सिलरी ब्रेन के नियंत्रण में बहुत कम समय में फिर से अपलोड कर दिया जाता ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में बने रहें। जल्द ही ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन द्वारा अथक रूप से प्रचारित ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। तब लोगों को एहसास हुआ कि चीन में एक ऐसा उद्यम है जो प्रतिस्पर्धियों से व्यापारिक राज चुराकर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि यह एक जापानी उद्यम है जो पूरी तरह से जापानी पूंजी द्वारा नियंत्रित है। उन्हें ये जानकर और भी ज्यादा गुस्सा आया कि इस जापानी उद्यम का एक कचरा आयात संयंत्र भी है, जो मुनाफे के लिए विदेशों से बड़े पैमाने पर गैर अनुपालन कचरा आयात करता है, जिससे चीन के घरेलू पर्यावरण को काफी नुकसान और प्रभाव पड़ता है। वांगडे फूड तेजी से देश में बदनाम हो गया और रयोको ओगावा और जो ओगावा, जो अच्छी तरह से जानकार थे, इसकी भनक लगते ही चीन से जापान भाग गए। इस तरह जब तक पुलिस वांगडे फूड पहुंची, वे सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर जियान को ही पकड़ पाए। दुर्भाग्य से वह ज्यादा कुछ नहीं जानता था और पुलिस को उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। ऑनलाइन सार्वजनिक किए गए वीडियो और मैनेजर जियान की गवाही की विस्तृत समीक्षा के बाद संबंधित विभागों ने रयोको ओगावा और जो ओगावा को आपराधिक संदिग्धों के रूप में सूचीबद्ध किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए विश्वव्यापी वारंट जारी किया और जापानी सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग की। दुर्भाग्य से जापानी सरकार ने अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला देते हुए चीन के प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप चीन और जापान एक बार फिर विवाद के दौर में पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। चीन में ड्रीम फूड्स को छोड़कर वांगडे फूड का समर्थन करने वाले सभी एजेंटों की राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे इस मामले से जल्द ही खुद को मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पुलिस ने कई विशेषज्ञों और सत्यापित खाताधारकों को भी गिरफ्तार किया जो पैसे लेकर गंदा काम कर रहे थे और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया। कई संगठित जल सेना समूहों को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे वहां मौजूद भीड़ में हड़कंप मच गया। फ्रे एक वेब एलकम पीड़ित के रूप में ड्रीम फूड्स राष्ट्रीय स्तर पर फिर से उभरा और उनके वजन घटाने वाले कुकीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक जानकारी फैली, जिसके परिणामस्वरूप थोड़े ही समय में उनकी बिक्री बढ़कर 1 लाख बक्सों प्रतिदिन हो गई। अवसर को भांपते हुए विदेशी व्यापारी शंघाई पहुंचने लगे और लू पिनपिन के साथ वजन घटाने वाले कुकीज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तारित करने की संभावना पर चर्चा करने लगे। इस घटना में ड्रीम फूड्स को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन लू पिनपिन ने इस अनुकूल हवा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, साथ ही अपनी कुशल संचालन और योजना क्षमताओं के साथ अपने परिवार के उत्पाद की बिक्री को अगले स्तर तक ले जाने के लिए लू पिनपिन की प्रबंधकीय और संचालन प्रतिभा को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। freeabinover.com केन्या के सुदूर गांव यवेई में तंजानिया की सीमा के पास वेनरोजिस्ट मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन से जुड़े थे। उसके अस्थायी अस्पताल में पिछले कुछ समय से इबोला वायरस के संक्रमण या मौतों का कोई नया मामला सामने नहीं आया था।
इसके बाद ही डॉक्टरों ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह स्थिति इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर नियंत्रण का संकेत दे रही थी। वेन रॉ ने भी राहत की सांस ली। उसने बहुत से मरीजों को तड़पते, असहाय मरते देखा था, जिससे उसे बहुत दुख हुआ था। उसे थोड़ी राहत तभी मिली जब उसने किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचा। फिर एक दोपहर कुछ अप्रत्याशित लोग अस्थायी अस्पताल पहुंचे। सादे कपड़े पहने 3 गोरे लोग कई स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ अस्थायी अस्पताल पहुंचे। वेन रॉ को इन लोगों ने एकांत कमरे में बुलाया। स्थानीय सरकारी अधिकारियों से संक्षिप्त परिचय के बाद जो फिर चले गए, तीनों गोरे लोग कुछ अज्ञात उपकरणों से सुसज्जित एक मेज के पीछे बैठ गए और वेन रॉ से पूछताछ शुरू कर दी। मिस वेन रॉ, क्या आप अमेरिकी नागरिक हैं? वेन रॉ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं एक अमेरिकी नागरिक हूँ। सामने बैठे व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आप राष्ट्रीय हित के लिए अपनी शक्ति का योगदान देने को तैयार हैं? वेन रॉ तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने देश की सेवा करने को तैयार हूं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, अच्छा, अब आपको पता चल गया है कि हम अमेरिकी CIA अफ्रीका एक्शन ग्रुप के एजेंट हैं। मेरा नाम केली है और ये दोनों मेरे सहकर्मी हुओ और थॉमस हैं। हम आपके पास इस उम्मीद से आए हैं कि आपको कुछ ठोस जानकारी मिल सके जो पूरी तरह से आपकी क्षमता के भीतर हो। वेन रॉ ने कहा, बेशक, मैं आपको जानकारी देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि मुझे ये जानकारी हो। केली नामक उस CIA एजेंट ने तब कहा, लगभग 20 दिन पहले क्या आपके अस्थायी अस्पताल ने एक युवा चीनी व्यक्ति को भर्ती किया था? वेन रॉ ने कहा, चीनी लोग यहाँ बहुत कम दिखाई देते हैं और हमने किसी भी युवा चीनी पुरुष को यहाँ प्रवेश नहीं दिया है। केली ने पूछा, हालांकि हमें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि आपने वास्तव में एक युवा चीनी व्यक्ति को भर्ती कराया था और जब वह मिला तो वह बेहोश था। आपने ही उसे नदी पर खोजा था और कुछ समय तक उसका यहाँ इलाज चला था। वेन रॉ ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से जोर देकर कहना चाहती हूँ, हमने किसी भी चीनी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया है और मुझे नदी पर कोई भी बेहोश व्यक्ति नहीं मिला है। तीनों CIA एजेंटों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, मिस वेन रॉ, क्या आप वाकई किसी चीनी व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले गई हैं? क्या आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? वेन रॉ ने पुष्टि की, मैंने सचमुच किसी चीनी व्यक्ति को नहीं देखा है और मैं अपने शब्दों की जिम्मेदारी ले सकता हूं। वेन रॉ की पुष्टि सुनकर तीनों CIA एजेंट कुछ स्तब्ध रह गए। वे आज अस्थायी अस्पताल को एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे ताकि उस संदिग्ध के बारे में जानकारी मिल सके जिसने उनके 5 हवाई जहाज़ों को मार गिराया था, 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया था और एक वरिष्ठ CIA एजेंट की हत्या की थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस पहले व्यक्ति से उन्होंने पूछताछ की थी वह इस तरह जवाब देगा। एजेंट केली ने अपनी नाक पर चुटकी ली और कहा, ठीक है मिस वेन रॉ, आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद। हम सावधानीपूर्वक जांच करेंगे। कृपया अभी आराम करने के लिए दूसरे कमरे में चले जाएं, लेकिन परिसर से बाहर न जाएं। वेन रॉ उठकर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलते ही उसने अचानक आह भरी और उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। वेन रॉ के जाने के बाद CIA एजेंटों के कमरे में प्रवेश करने वाले अगले व्यक्ति अस्थायी अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर बॉब थे, जिनसे CIA एजेंटों का परिचय प्राप्त करने के बाद ये भी पूछा गया कि क्या अस्थायी अस्पताल ने किसी युवा चीनी व्यक्ति का इलाज किया था। डॉक्टर बॉब के चेहरे पर उलझन भरी झलक दिखी। उन्होंने एक क्षण सोचा और फिर कहा, हमारा अस्थायी अस्पताल केवल इबोला वायरस से संक्रमित स्थानीय अश्वेतों का इलाज करता है। हमने निश्चित रूप से किसी भी युवा चीनी पुरुष का इलाज नहीं किया है। आप जरूर गलत हैं। तीनों CIA एजेंट हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बार बार पूछताछ के बाद भी डॉक्टर बॉब ने सकारात्मक रूप से कहा कि अस्थायी अस्पताल ने किसी भी युवा चीनी पुरुष को भर्ती नहीं किया था। इस प्रकार डॉक्टर बॉब के कमरे से बाहर जाने के बाद अस्थायी अस्पताल के अन्य डॉक्टरों और नर्सों से भी CIA एजेंटों ने एक एक करके पूछताछ की और बिना किसी अपवाद के सभी ने इस बात से इनकार किया कि अस्थायी अस्पताल ने कभी किसी युवा चीनी पुरुष का इलाज किया था। इस अप्रत्याशित स्थिति ने तीनों आशावादी CIA एजेंटों को बेहद निराश कर दिया, इसलिए उन्होंने इलाके में मौजूद CIA के मुखबिर को बुलाकर उससे पूछताछ की। इसी स्थानीय मुखबिर की खुफिया जानकारी से CIA को इस अस्थायी अस्पताल में एक चीनी युवक के इलाज की जानकारी मिली। 20 दिन से भी ज्यादा समय पहले अमेरिकी लड़ाकू विमानों, सेना के जवानों और वरिष्ठ CIA एजेंटों के मारे जाने से पहले इन सभी ने कुछ खुफिया जानकारी भेजी थी।
हालांकि ये रिपोर्ट अधूरी थी, लेकिन सभी में एक चीनी युवक का जिक्र था। इसलिए जब तीनों सीआईए एजेंटों को पता चला कि घटनास्थल के पास बने अस्थायी अस्पताल में एक चीनी युवक का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने समय का आकलन किया और उन्हें शक हुआ कि शायद यही वह चीनी व्यक्ति है जिसने बड़ी संख्या में उनके अपने नागरिकों और उपकरणों को नष्ट किया है। इसलिए तीनों सीआईए एजेंट अस्थायी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े, इस उम्मीद में कि सुरागों का पीछा करके उस चीनी व्यक्ति को ढूंढ निकाला जाएगा। वे न केवल वरिष्ठ सीआईए एजेंटों द्वारा खोई गई मिशन सामग्री वापस पा सकते थे, बल्कि अपने हमवतन का बदला भी ले सकते थे। हालांकि उन्हें अस्थायी अस्पताल में ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने किसी चीनी युवक का इलाज करने से इनकार किया, जिससे वे हैरान रह गए। उनके पास अपने मुखबिर से एक बार फिर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब तीनों सीआईए एजेंटों ने मुखबिर से उस चीनी युवक के बारे में मिली खुफिया जानकारी के बारे में दोबारा पूछताछ की, तो मुखबिर बेहद हैरान दिखाई दिया। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से अनभिज्ञता दर्शा रहे थे। उसने दावा किया कि उसके पास किसी भी चीनी युवक के बारे में कोई खुफिया जानकारी नहीं है और उसने ऐसे किसी व्यक्ति के देखे जाने की कोई सूचना नहीं दी है। इस अचानक घटनाक्रम ने तीनों सीआईए एजेंटों को अचंभित कर दिया। उन्होंने मुखबिर को इस खुफिया जानकारी का जिक्र करते हुए साफ सुना था, फिर भी वह अब इससे इनकार कर रहा था। दुर्भाग्य से जब उन्हें ये खुफिया जानकारी मिली थी तब उन्होंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए वे मुखबिर से पूछताछ के लिए सबूत पेश नहीं कर सके। तीनों एजेंटों ने हार नहीं मानी और मुखबिर पर झूठ पकड़ने वाले उपकरण का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि झूठ पकड़ने वाले उपकरण से मिले आंकड़ों ने पुष्टि की कि मुखबिर झूठ नहीं बोल रहा था, यानी चीनी युवक को न खोज पाने की उसकी बात सच थी। तीनों सीआईए एजेंटों को मुखबिर से चीनी युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस अविश्वसनीय परिणाम से तीनों सीआईए एजेंट हक्के बक्के रह गए, यहां तक कि उन्हें शक होने लगा कि क्या उनकी जिंदगी सच है या वे कोई सपना देख रहे हैं। एक एजेंट के मन में अचानक ये विचार आया कि क्या ये पता लगाया जाए कि उनकी कही बातें सच है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे एक दूसरे पर झूठ पकड़ने वाले उपकरण का इस्तेमाल करें। लेकिन जब उन्होंने डिटेक्टर से एक दूसरे की जांच करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उन्हें मुखबिर से उस चीनी युवक के बारे में वाकई खुफिया जानकारी मिली थी और वे झूठ नहीं बोल रहे थे। पूरी स्थिति अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रही थी। तीनों सीआईए एजेंट्स के दिलों में ठंडक थी, लेकिन केन्या की राजधानी नैरोबी में उनके सहयोगियों ने उन्हें ताज़ा जांच संबंधी जानकारी भेज दी। इसलिए वे अयवेई गांव से निकलकर नैरोबी पहुंच गए, जहां उन्होंने खुफिया जानकारी का आदान प्रदान किया और जांच जारी रखी। जब यान फेई ने अफ्रीका में जंग लगे उपकरणों पर कब्जा किया, तो वह गोरी महिला और उसके गोरे साथी सैम को खत्म करने में कामयाब रहा, यहां तक कि हमलावर अमेरिकी सेना और जमीनी बलों का भी सफाया कर दिया। हालांकि उसकी जानकारी कुछ हद तक लीक हो गई थी। इस दुनिया में केवल अमेरिका ही दूसरों को धमकाता है, कोई भी अमेरिका को धमकाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए व्यथित अमेरिकी सरकार ने इस घटना का बदला लेने की कसम खाई और उस चीनी व्यक्ति को खोजने के लिए अफ्रीका में बड़े पैमाने पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया, जिसने उन्हें चुनौती दी थी। अयवेई गांव में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने गए 3 सीआईए एजेंट सिर्फ एक टीम थे। नैरोबी में खुफिया विश्लेषकों का एक और भी बड़ा समूह खुफिया जानकारी का विश्लेषण कर रहा था। नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास के ऑपरेशन विश्लेषण कक्ष में 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी खुफिया कर्मी गहन खुफिया आदान प्रदान और विश्लेषण में लगे हुए थे, जिनमें 3 सीआईए एजेंट भी शामिल थे जो अभी अभी अयवेई गांव से लौटे थे। इस समय एक अश्वेत खुफिया अधिकारी प्रोजेक्टर के सामने ब्रीफिंग दे रहा था। हमें घटना से 1 हफ्ते पहले नैरोबी हवाई अड्डे पर आने जाने वालों की सूची और नैरोबी हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले इन लोगों के निकासी वीडियो मिले थे। हालांकि घटना की सुबह नैरोबी हवाई अड्डे की प्रबंधन प्रणाली में खराबी आ गई थी। ये खराबी 2 घंटे तक रही, इसलिए हमारे पास उन 2 घंटों के दौरान की कोई निकासी जानकारी या संबंधित डेटा नहीं है। इस खुफिया विश्लेषण बैठक का नेतृत्व लिंच नाम का एक अधेड़ उम्र का गोरा व्यक्ति कर रहा था। हवाई अड्डे की खराबी के बारे में सुनकर उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और पूछा, उस समय हवाई अड्डे की प्रबंधन प्रणाली में खराबी क्यों आई? क्या आपने इसकी वजह देखी है? अश्वेत व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे तकनीकी विभाग ने इसकी जांच कर ली है। हवाई अड्डे का प्रबंधन सिस्टम बहुत देर तक इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण हार्डवेयर में खराबी आ गई, जिसके कारण उस समय व्यवधान उत्पन्न हुआ और उन 2 घंटों का डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
हमारे तकनीशियनों ने पुष्टि की है कि यह खराबी आकस्मिक थी और इसमें मानवीय संलिप्तता की संभावना से इनकार किया है। सही सामग्री freewebnovel.com पर उपलब्ध है। लिंच ने पूछा, तो क्या उन 2 घंटों का डेटा पुनः प्राप्त करने की कोई संभावना है? अश्वेत व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, लेकिन डेटा स्थायी रूप से खो गया है और उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। लिंच ने फिर पूछा, क्या आपको हवाई अड्डा प्रबंधन प्रणाली से पहले निर्यात किए गए अन्य डेटा में कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है? अश्वेत व्यक्ति ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, हमने उन आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और नैरोबी हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विश्लेषण किया है, उनकी तुलना हमारे सिस्टम के आंकड़ों से की है, और हमें कोई असामान्य व्यक्ति नहीं मिला। पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए हमने बड़ी संख्या में कर्मियों को उन लोगों की गतिविधियों की जांच करने के लिए भी भेजा है जो व्यक्तिगत रूप से नैरोबी में प्रवेश कर चुके हैं, और हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वे उस रात हुए नरसंहार में शामिल थे। लिंच की आंखों में निराशा झलक रही थी जब उन्होंने कहा, आप लोग पहले उस क्षतिग्रस्त हार्ड डिस्क को घरेलू क्षेत्र में वापस ले जाएं और डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों की मदद लें। साथ ही ये भी जांच करें कि उन 2 घंटों के दौरान नैरोबी हवाई अड्डे पर कितनी उड़ानें आईं। एक और कॉकेशियन व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, हमने उन 2 घंटों के दौरान विमान की लैंडिंग की स्थिति की जांच कर ली है और पाया है कि उस समयावधि में नैरोबी हवाई अड्डे पर केवल 4 विमान उतरे थे। एक पेरिस से, एक काहिरा से, एक चीन से और एक लॉस एंजल्स से। हमने पेरिस, काहिरा और लॉस एंजल्स से आने वाली उड़ानों की उनके प्रस्थान हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच की जानकारी और केबिन रिकॉर्डिंग प्राप्त कर ली है और हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। अब हमें केवल शंघाई से आने वाली उड़ान के बारे में जानकारी चाहिए। यदि दुश्मन वास्तव में विमान से नैरोबी में घुसा था तो संदिग्ध व्यक्ति चीन से आने वाली उस उड़ान में ही होना चाहिए। लिंच ने कहा, केन्या एक तटीय देश है जहां हवाई जहाजों के अलावा समुद्री और जमीनी रास्ते से भी प्रवेश के कई रास्ते हैं। हालांकि हम हर एक की जांच नहीं कर सकते, इसलिए हम संदिग्धों को ढूंढने के सबसे संभावित रास्ते यानी हवाई जहाजों के जरिए ही खोज कर सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते से संदिग्धों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। आपको तुरंत चीनी सरकार से मदद लेनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमें उस उड़ान में आतंकवादियों के होने का संदेह है और हमें उनका डेटा चाहिए। कॉकेशियन व्यक्ति ने कहा, मैंने पहले ही चीनी पक्ष से उस उड़ान के यात्रियों की जानकारी देने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन उनका सिस्टम खराब हो गया था और संयोग से उस उड़ान से संबंधित सारी जानकारी खो गई और वे हमें यात्रियों की सूची नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि उस उड़ान के यात्रियों की टिकट संबंधी जानकारी भी गायब हो गई है और उन्हें खुद भी नहीं पता कि उसमें कौन कौन सवार था। लिंच ने गुस्से में मेज पर जोर से पटकते हुए कहा, ये चीन की ओर से सिर्फ बहाने हैं। चीनी व्यक्ति निश्चित रूप से उन्हीं के द्वारा भेजा गया है और निश्चित रूप से वे हमारे साथ जानकारी साझा नहीं करना चाहेंगे। freewebnovel.com। कोकेशियाई व्यक्ति असहाय होकर बैठ गया और सफेद बालों वाला एक अन्य बुजुर्ग खुफिया एजेंट खड़ा हुआ और बोला, मैं शहर और उपनगरों के होटलों की जांच कर रहा हूं, इस उम्मीद में कि उनके आवास रिकॉर्ड के जरिए संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगा सकूं। इन इलाकों में आने वाले सभी चीनी लोगों की हमने जांच की। नैरोबी ग्रैंड होटल में ठहरे एक चीनी व्यक्ति ने मेरा ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि वह घटना वाले दिन होटल में आया था और अपने कमरे में काफी समय तक रहा, बिना किसी को पता चले कि वह अंदर क्या कर रहा है। लिंच ने उत्साहित होकर तुरंत पूछा, क्या आपको कोई उपयोगी जानकारी मिली? सफेद बालों वाले एजेंट ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये पता चलने के बाद कि वह संदिग्ध चीनी व्यक्ति नैरोबी ग्रैंड होटल में रुका था, मैंने तुरंत एक विशेष जांच शुरू की। जब मैंने होटल वालों से उस चीनी व्यक्ति के बारे में दोबारा पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके होटल में कोई चीनी व्यक्ति नहीं रुका था। फिर मैंने होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन एक अजीब बात हुई। पहली बार जिनसे भी मैंने बात की थी वे सभी दूसरी बार सामूहिक रूप से भूलने की बीमारी से ग्रस्त लग रहे थे, उस चीनी व्यक्ति को बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि उन कुछ दिनों के निगरानी वीडियो और आवास रिकॉर्ड भी गायब हो गए थे और किसी को भी याद नहीं आ रहा था कि वह चीनी व्यक्ति कैसा दिखता था। इस खुफिया जानकारी ने सभी को हैरान कर दिया, ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरी रहस्यमयी घटना से रूबरू हो गए हों। तब तक अयवे गांव गए 3 CIA एजेंट भी रिपोर्ट देने के लिए खड़े हो गए, उनके बयान भी उस सफेद बालों वाले एजेंट के बयानों से मिलते जुलते थे। खैर, उन्हें उस चीनी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और इससे पहले और बाद में जो खुफिया जानकारी उन्हें मिली वह विरोधाभासी थी, जिससे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था।
ये स्थिति लिंच के लिए बेहद परेशान करने वाली थी, जो खुफिया विश्लेषण के प्रभारी थे और वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। सीआईए का खुफिया तंत्र बेहद शक्तिशाली था, शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन। आमतौर पर किसी को ढूंढने में बस कुछ ही मिनट लगते थे। फिर भी अफ्रीका में उन्हें ये हैरान करने वाली घटना का सामना करना पड़ा, मानो कोई गुप्त रूप से उनके ऑपरेशन में बाधा डाल रहा हो, जिसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी खुफिया जानकारी मिली जिससे वे अंधे हो गए और संदिग्ध को पहचान नहीं पाए। अगर यान फेई को इस कमरे में इस समय हो रही हर घटना के बारे में पता होता तो वह जरूर हैरान होता, क्योंकि जिस अफ्रीका दौरे को वह पूरी तरह से सुरक्षित समझ रहा था उसमें कितनी ही खामियां रह गई थीं। लेकिन हालात जानने के बाद उसे और भी ज्यादा हैरानी होती, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में कोई रहस्यमयी शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो, अफ्रीका में उसके छोड़े सारे निशान मिटा रही हो, जिससे अमेरिकी सीआईए का सबसे सक्षम खुफिया तंत्र भी उसका पता लगाने में नाकाम हो रहा हो। यान फेई को पता नहीं था कि अफ्रीका के सुदूर देश में क्या हो रहा है, वह अपने घावों को भरने में तल्लीन था। इस जुबानी बहस को नजरअंदाज करते हुए यान फेई चुपचाप अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो गया। एक बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचकर वह इस मामले को यहीं नहीं छोड़ना चाहता था। हुगावा परिवार ने हद पार कर दी थी और वह उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर आमादा था। अपने दुश्मन को जानने के लिए यान फेई ने सहायक मस्तिष्क से इंटरनेट से उगावा परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करवानी शुरू की। जैसे जैसे और जानकारी इकट्ठा होती गई, उगावा परिवार के बारे में यान फेई की समझ बढ़ती गई और वह उनके दायरे और पहुंच को देखकर चुपचाप हैरान रह गया। उगावा परिवार एक प्राचीन जापानी वंश था। हालांकि हाल के वर्षों में उभरे नए परिवारों की तरह वे उतने प्रमुख नहीं थे, फिर भी उनकी ऐतिहासिक जड़ें गहरी थीं। उगावा परिवार जापान में राजनीति, सेना, वित्त और शिक्षा के क्षेत्र में फैला हुआ था। वे एक सच्चे उच्च स्तरीय परिवार थे। अपनी हैसियत का दिखावा न करने के कारण वे कम ही जाने जाते थे। अक्सर वित्तीय चालबाजियों के जरिए जापानी उद्यमों पर अपना नियंत्रण बढ़ाते थे और अपना व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करते थे। उनकी मनमानी के कारण उगावा परिवार उन लोगों की तुलना में कम प्रसिद्ध था जो अक्सर लोगों की नजरों में रहते थे। फिर भी उनके पास जापान में अद्भुत संसाधन और प्रभाव था, जैसा कि उनके गुर्गों के परिवहन के लिए एक समुद्री आत्मरक्षा बल पनडुब्बी को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता से प्रमाणित होता है। हालांकि जैसे जैसे जापान की समग्र अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई, उगावा परिवार में भी गिरावट के संकेत दिखाई देने लगे। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से भरी युवा पीढ़ी ने उगावा परिवार की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए विभिन्न देशों से तकनीकें चुराने की कोशिश की। यही कारण है कि जब उन्होंने यानफी की वजन घटाने वाली कुकीज में अपार क्षमता देखी, तो उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को उसका अपहरण करने के लिए भेज दिया। इस अपहरण के प्रयास में उगावा परिवार ने न केवल अपने शीर्ष विशेषज्ञ को भेजा, बल्कि जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की रेड ड्रैगन पनडुब्बी को भी परिवहन के लिए तैनात किया। अंततः सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रायोगिक अवस्था में ही हवाई लेजर हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सभी उपायों से यान फेई को जापान में उगावा परिवार के दुर्जय प्रभाव और नियंत्रण का गहरा एहसास हुआ। उगावा परिवार की अपार शक्ति के बावजूद यान फेई ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह इतने विशालकाय जीव का सीधे सामना करने की मूर्खता नहीं करेगा। उसके अपने अलग अलग फायदे थे। इसलिए चुपचाप स्वास्थ्य लाभ करते हुए और जानकारी इकट्ठा करते हुए यान फेई अपनी आध्यात्मिक आत्मा के पूर्ण स्वस्थ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक होने के बाद वह उगावा परिवार से बदला लेने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए जापान के लिए रवाना होगा। 20 दिन बाद यान फेई की आध्यात्मिक आत्मा अंततः सामान्य हो गई और विखंडित होने से बनी कमजोरी की लगातार अनुभूति पूरी तरह से गायब हो गई। ड्रोन अवतार के साथ यान फेई की दिव्य आत्मा के विखंडन का कारण बनने वाली इस कठिन परीक्षा ने उसे कई ऐसी बातों का एहसास कराया जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था, जिससे उसे अपनी शक्ति की गहरी समझ और सराहना मिली। हालांकि उसकी पूर्ण शक्ति में और वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जो अब उसके पूर्व स्वरूप के बराबर नहीं थी। 10 दिन और बीत गए और यान फेई ने अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार कर लिया। उसकी ताकत चरम पर थी और वह काम के लिए तैयार था। उसने लू पिनपिन को बताया कि वह कुछ मुद्दों पर विचार कर रहा है और उसे कुछ समय के लिए घर पर आराम करने की जरूरत है। इस दौरान वह किसी से भी संपर्क नहीं करना चाहता ताकि उसके विचारों में कोई बाधा न आए, और उसने लू पिनपिन से कहा कि वह कंपनी के मामलों को खुद संभाल सकती है। अपने काम के सिलसिले को व्यवस्थित करने के बाद यान फेई ने घर में कुछ व्यवस्थाएं कर ली ताकि कोई घुसपैठ न कर सके। फिर
एक अंधेरी और तेज हवा वाली रात में उसने अपना रूप बदला, भेष बदला और चुपचाप शंघाई बंदरगाह से टोक्यो जाने वाले एक रोल ऑन रोल ऑफ जहाज पर चढ़ गया। जब जहाज जापान के लिए रवाना हुआ तो वह निचले डेक में छिप गया। रोल ऑन रोल ऑफ जहाज के नीचे एक ड्रोन नीचे की ओर चिपका हुआ था और जहाज के साथ साथ जापान की ओर उसी गति से बढ़ रहा था। यान फेई का जापान जाने का मुख्य उद्देश्य मास्टरमाइंड रयोको ओगावा और जो ओगावा को मारकर ओगावा परिवार से बदला लेना था, इसलिए उसने विमान या फेरी जैसे पारंपरिक साधनों से जापान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि खुद तस्करी करके अंदर जाने का विकल्प चुना। यान फेई रोल ऑन रोल ऑफ जहाज पर छिप गया और उसने चालक दल के सदस्यों से बचने के लिए अपनी भयानक श्रवण शक्ति का इस्तेमाल किया। भूख लगने पर उसने अंतरिक्ष में बना खाना खाया, थकान होने पर सो गया और ऊब होने पर किताबें पढ़ी। 4 दिन की यात्रा तेजी से बीत गई और जहाज जापान के सबसे बड़े बंदरगाह टोक्यो बंदरगाह पर पहुंच गया। यान फेई बिना कोई कार्रवाई किए जहाज के अंदर ही रहा, रात होने तक इंतजार किया, फिर जहाज से उतरा, समुद्र में कूद गया और टोक्यो बंदरगाह के एक सुनसान इलाके में तैरकर आधिकारिक तौर पर जापान में दाखिल हो गया। जापान पहुंचकर यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस में तैयार किए गए साफ कपड़े पहने और बंदरगाह से बाहर निकल गया। उसने अपना रूप फिर से बदल लिया, मेकअप करके एक साधारण अधेड़ उम्र के आदमी जैसा दिखने लगा। आईने में देखकर उसमें कोई खामी न देखकर उसने सड़क किनारे एक टैक्सी रोकी और टोक्यो उपनगरों की ओर चल पड़ा। सही सामग्री फ्री ऐप नोवेल सी ओम पर देखें। जापान आने से पहले यान फेई ने ऑक्सिलरी ब्रेन का इस्तेमाल करके एक अंतर्राष्ट्रीय आवास सेवा वेबसाइट के जरिए टोक्यो उपनगरों में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जिसमें जाली तस्वीरें और जानकारी दी गई थी। एजेंसी ने उसे टोक्यो उपनगरों में 1 महीने के पट्टे पर एक कमरा दिलाया था, जो जापान में उसके प्रवास के दौरान उसके संचालन का आधार बना। यान फेई टैक्सी से उस घर में पहुंचा जो उसने किराए पर लिया था। ये टोक्यो के उत्तर पूर्वी उपनगरों में अरकावा जिले में स्थित था। इमारत में 2 मंजिलें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 10 कमरे थे और सभी आपस में जुड़े हुए थे। उसने एक कमरा किराए पर लिया था, एक छोटा सा स्टूडियो जो 30 वर्ग मीटर से भी कम जगह में फैला था, लेकिन तुरंत रहने के लिए पूरी तरह सुसज्जित था। ज्ञान संचार से अर्जित जापानी भाषा कौशल का उपयोग हुआ। बिना किसी अतिशयोक्ति के अब वह दुनिया का सबसे कुशल जापानी वक्ता था, यहाँ तक कि जापान के सभी क्षेत्रों की विभिन्न बोलियां बोलने में भी सक्षम था और बिना किसी त्रुटि के बातचीत कर सकता था। अपने जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उसने आसानी से प्रशासक से घर की चाबियां प्राप्त कर ली और सफलतापूर्वक उसमें रहने लगा। यान फेई के अपार्टमेंट के बाएं और दाएं तरफ के कमरे भी किराए पर दिए गए थे, लेकिन किराएदारों की पहचान अज्ञात थी। हालांकि यान फेई को अपने पड़ोसियों की कोई परवाह नहीं थी, वह तो बस एक राहगीर था जो न तो किसी की नज़र में आना चाहता था और न ही दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देना चाहता था। यान फेई किराए के कमरे में आकर बैठ गया और सबसे पहले अपने आसपास का जायजा लिया। कुछ भी असामान्य न देखकर उसने तुरंत टोक्यो खाड़ी की तलहटी में घात लगाए बैठे ड्रोन अवतार को सक्रिय कर दिया। ड्रोन अवतार के क्वांटम रडार की मदद से उसने बंदरगाह के पास एक मुफ्त वाईफाई ढूंढ निकाला। मुफ्त वाईफाई से जुड़ने के बाद उसने जापान के इंटरनेट नेटवर्क में प्रवेश करना और डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया। जापान आने का उसका मुख्य उद्देश्य रयोको उगावा और जो उगावा को हराना था। इन दोनों ने इगावा परिवार के जासूसों का इस्तेमाल करके उसकी वजन घटाने वाली कुकीज बनाने की प्रक्रिया चुरा ली थी। हालांकि इससे उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने यान फेई को नाराज करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। और तो और, जब इन दोनों को पता चला कि चोरी की गई निर्माण प्रक्रिया गलत थी, तो उन्होंने लू पिंगपिंग और यान फेई का अपहरण करने की भी सोची, जिससे यान फेई को उल्टा झटका लगा। बाद में उनकी हरकतों के कारण मामला इतना बिगड़ गया कि पहली बार ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे यान फेई की दिव्य आत्मा घायल हो गई और हिदेयो ओगावा ने उसे लगभग पकड़ ही लिया। इन सब बातों ने यान फेई को बहुत क्रोधित कर दिया था, इसलिए इस बार इन दोनों जापानियों का मरना तय था। अगर यान फेई की घायल आध्यात्मिक आत्मा ने उससे पहले ही कार्रवाई करने से न रोका होता, तो वह उन्हें जापान वापस भागने देने के बजाय चीन में ही मार डालता। चीन में रयोको उगावा और जो उगावा कुछ हद तक कम चर्चित थे, ज्यादातर लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। लेकिन जापान में वे काफी मशहूर थे क्योंकि वे उगावा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। मनोरंजन जगत के पपराजी अब भी उनमें काफी रुचि रखते थे। जैसे ही यान फेई ने इंटरनेट पर लॉगिन किया,
उन्हें जो उगावा के बारे में खबर मिली, एक गपशप रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया था कि जो उगावा युवा सुंदरियों के साथ नाइट क्लबों में अक्सर जाते थे और पपराजी ने उन्हें लापरवाही से कैमरे में भी कैद कर लिया था। इस रिपोर्ट के साथ यान फेई ने तुरंत जो ओगावा का पता लगा लिया, जिससे उसे उस आदमी को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। उसी शाम वह टोक्यो शहर के उस कथित नाइट क्लब में पहुंचा जो नक्शे में अंकित था। हाँ, उसे यहाँ कई जवान और खूबसूरत आदर्श लड़कियां मिली, लेकिन जो ओगावा कहीं नजर नहीं आई। हालांकि यान फेई निराश नहीं हुआ। वह अगले दिन अपनी निगरानी जारी रखने के लिए वापस आया, लेकिन फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि तीसरी रात आखिरकार उसने जो ओगावा को एक युवा और सुंदर, उच्च गुणवत्ता वाली महिला के साथ नाइट क्लब में आते देखा। यान फेई ने अपना रूप पूरी तरह से बदलकर एक साधारण अधेड़ उम्र के आदमी जैसा दिखने लगा था, इसलिए जो ओगावा को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। हालांकि यान फेई ने जो ओगावा को देखा था, उसने तुरंत कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय वह जो ओगावा की हरकतों पर नजर रखते हुए अपना ड्रिंक पीता रहा। शायद चीन में मिली नाकामी ने उसे प्रभावित किया था। जो ओगावा अब पहले जैसा शांत स्वभाव नहीं रहा, वह कुछ लापरवाह और लापरवाह सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास खोने को कुछ नहीं है। वह अपनी बगल में बैठी हसीना के साथ इश्क लड़ा रहा था, लगातार शराब और सिगरेट पी रहा था, गंदी बातें कर रहा था। ये साफ जाहिर था कि चीन में बिताए उसके अनुभव ने उसे नाइट क्लब में रोमांच की तलाश में धकेल दिया था। सुबह 1 बजे तक नशे में धुत जो ओगावा उस लड़की को अपने साथ नाइट क्लब से ले जाने के लिए उठा। यान फेई उनके पीछे पीछे बाहर गया और देखा कि जो ओगावा नाइट क्लब के बाहर फोन कर रही थी। कुछ जोर से चिल्लाने के बाद उसने गुस्से में फोन रख दिया और उस खूबसूरत युवती से अलग हो गया, जिसने उसे असंतुष्ट नजरों से देखा। फिर वह अकेले ही टैक्सी लेकर चला गया। यान फेई ने एक टैक्सी भी बुलाए और ड्राइवर को निर्देश दिया कि जो ओगावा जिस टैक्सी में बैठा था उसके पीछे पीछे चले। ड्राइवर पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन यान फेई द्वारा दिए गए बड़े बड़े नोटों का ढेर देखकर उसने झट से शोर मचाना बंद कर दिया और बिना यान फेई को धक्का दिए उसके पीछे पीछे चला गया। जो ओगावा को लेकर टैक्सी 1 घंटे से ज्यादा समय तक आराम से पूर्व दिशा में चलती रही। यान फेई ने नक्शा देखा और पाया कि वे टोक्यो शहर से निकल चुके थे। टैक्सी पास के एक छोटे से रिहायशी इलाके में गई, जहां जो ओगावा की टैक्सी आखिरकार रुकी। जो ओगावा बाहर निकला, एक मोड़ पर चला और एक ऐसी जगह जहां कोई और नहीं था, उसने सड़क किनारे एक पेड़ के पास पेशाब कर दिया। यान फी की टैक्सी भी कुछ दूरी पर रुकी। उसने किराया चुकाया, टैक्सी से उतरा और जो ओगावा का पीछा किया। उसका इरादा जो ओगावा पर तुरंत हमला करके उसे मार डालने का था, लेकिन जापान से अनजान होने और सहायक मस्तिष्क की मदद के बावजूद ओगावा परिवार की मांद का पता लगाना मुश्किल था। इसलिए एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने हमला शुरू नहीं किया, बल्कि जो ओगावा का पीछा किया, इस उम्मीद में कि पहले ओगावा परिवार का पता मिल जाए। जो ओगावा सामने वाले आलीशान बंगले पर पहुंचा, दस्तक दी और इंतजार करने लगा। फिर दरवाजा खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। यान फेई ने सरसरी निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई निगरानी कैमरा नजर नहीं आया। वह तेजी से बंगले के पास पहुंचा और खिड़की से झांका। अंदर उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया जो किसी शोध केंद्र जैसा लग रहा था, जहां ऐसी मशीनें भरी थीं जिनका काम तुरंत समझ नहीं आ रहा था। वहां युवक युवतियां व्यस्तता से काम कर रहे थे और उनके बगल में एक महिला खड़ी थी जिससे यान फेई अच्छी तरह परिचित था, रयोको ओगावा, जो उसके मिशन का एक लक्ष्य थी। यान फेई को शराब से स्वाभाविक एलर्जी थी, इसलिए हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह नाइट क्लब में शराब पी रहा है, लेकिन असल में उसने शुरुआत में ही यूनिवर्सल स्पेस से जूस पी लिया था। वरना एक आदमी का नाइट क्लब में शराब न पीना या लड़कियों को न उठाना वाकई अजीब होता। और तो और ये जापान था, किसी और का। यान फेई को यहाँ असुरक्षा का एहसास हुआ और उसे सतर्क रहना पड़ा। फ्री वेबनो VALC। इसलिए जब जो ओगावा नशे में लड़खड़ा रहा था, यान फेई पूरी तरह से होश में था। जैसे ही उसने रयोको ओगावा को यहाँ देखा, वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी लगातार 3 रातें सार्थक साबित हुई। वह सोच रहा था कि इन दोनों अपराधियों को कैसे ढूंढे, और अब जब वे उसकी आंखों के सामने आए, तो यान फेई ने उन्हें मारने की ठान ली थी। इसलिए अगर उसने अपनी चाल चली तो आज रात उनकी मौत निश्चित थी। हालांकि यान फेई रयोको ओगावा और जो ओगावा को मारने के लिए तुरंत कमरे में नहीं गया। वह और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि ओगावा परिवार भी उसका निशाना था और निश्चित रूप से उसका दीर्घकालिक दुश्मन होगा। इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था।
आखिरकार सहायक मस्तिष्क केवल वही जानकारी इकट्ठा कर सकता था जो इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी और अत्यधिक गोपनीय जानकारी तक नहीं पहुंच सकता था। उगावा परिवार को समझने के लिए उनके बारे में उनके अपने लोगों से सुनना ज्यादा विश्वसनीय था। कमरे में रयोको उगावा ने जब जो उगावा को लड़खड़ाते हुए आते देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा, जो उगावा, तुम बहुत निराशाजनक हो। तुम जैसा बड़ा आदमी इतनी मुश्किलों का सामना भी नहीं कर सकता, खुद को शराब में डुबोए हुए। जो ओगावा ने खुद के लिए एक सोफा ढूंढा, नशे में धुत होकर बैठ गया और बोला, मैंने चीन में हमारा व्यापार चौपट कर दिया है और परिवार के बुजुर्ग मुझसे बहुत नाखुश हैं। उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप कह सकते हैं कि मेरा भविष्य बर्बाद हो गया है। अगर मैं शराब नहीं पीता तो और क्या कर सकता हूँ। रयोको उगावा ने जो उगावा की ओर पानी की एक बोतल फेंकी और कहा, थोड़ा पानी पी लो और होश में आ जाओ। चीन की घटना की जिम्मेदारी तुमसे ज्यादा मुझ पर है और मुझे जो सजा मिली है वह ज्यादा कठोर है। क्या तुमने मुझे कभी इतना पराजित होते देखा है जितना तुम अब हो? जो ओगावा ने ढक्कन खोला, पानी का एक घूंट लिया और थोड़ा संभलते हुए कहा, तुम और मैं अलग हैं। अंततः तुम्हारी शादी यामामोटो परिवार में होगी और तुम यामामोटो परिवार की बहू बनोगी। तब हमारा ओगावा परिवार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अपनी क्षमताओं के साथ तुम निश्चित रूप से यामामोटो परिवार में वापसी कर सकती हो। लेकिन मैं, चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, ओगावा परिवार की हूं। मेरा जीवन अब सचमुच समाप्त हो गया है। रयोको उगावा ने डांटते हुए कहा, जो उगावा, तुम अभी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो वह किसी उगावा आदमी जैसा बिल्कुल नहीं है। चीन में एक पुरानी कहावत है, जहां गिरते हो वहीं उठते हो। चीन में हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमें अपने किए का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम परिवार के नुकसान की भरपाई कर सकें तो आगे अभी भी एक उज्जवल भविष्य है। जो ओगावा ने आह भरते हुए कहा, चीन में हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। विशेषज्ञ काजुतेरू ओगावा और उनकी टीम लापता है और मुझे यकीन है कि अब तक वे समुद्र में मारे जा चुके होंगे। यहां तक कि जापान की रेड ड्रैगन पनडुब्बी भी इसी घटना के कारण चीन द्वारा जब्त कर ली गई थी। सबसे अहम बात यह है कि हम अभी तक यानफेई और लू पिनपिन को जापान वापस नहीं ला पाए हैं। इतने बड़े नुकसान के बाद आप क्या सोचते हैं, हम इसका प्रायश्चित कैसे कर पाएंगे? हम परिवार के नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे? हम परिवार को एक और मौका कैसे दे पाएंगे? रयोको उगावा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी जब उसने कहा, इतना निराशावादी मत बनो। हो सकता है कि मेरे पास सचमुच प्रायश्चित करने का कोई रास्ता हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती। पता चला कि रयोको उगावा ही वो थी जिसने नाइट क्लब में जो उगावा से पहले बात की थी। जो उगावा उस समय बहुत गुस्से में था, लेकिन अब रयोको उगावा की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से कहा, रयोको, क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई उपाय है? जल्दी बताओ। रयोको उगावा ने कहा, अपनी असफलता के बाद मैं विश्लेषण कर रही हूं कि हम क्यों असफल हुए। मैं अपरिहार्य कारणों का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन मैं मुख्य रूप से इस बात पर विचार कर रही हूं कि उस रात हमारी बातचीत किसने रिकॉर्ड की और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया। उस वीडियो के बिना, परिवार के विनाशकारी नुकसान के बावजूद, हमारे पास अभी भी हालात बदलने का मौका होता। ठीक उसी वीडियो की वजह से हम पूरी तरह से हार गए, क्योंकि परिवार को लगता है कि ये नुकसान हमारे राजों के खुलासे की वजह से हुआ। इसलिए मैं इस बात की जांच कर रही हूं कि वह वीडियो किसने बनाया। जो ओगावा की आंखों में आशा फिर से उभर आई, जिससे वह काफी शांत हो गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या अब तुम्हारे पास कोई सुराग है? F3 एक वेब एन ओवल सी ओम। रयोको उगावा ने सिर हिलाया और कहा, वाकई, मैंने एक महत्वपूर्ण खोज की है। मैंने इन लोगों को विशेष रूप से इस वीडियो के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया था। हमने सबसे पहले वीडियो के शूटिंग कोण का विश्लेषण किया और यह स्पष्ट था कि इसे मेरे कार्यालय की दीवार के बाहर से फिल्माया गया था। मुझे यकीन है कि मेरे कार्यालय में उस कोण पर कोई निगरानी कैमरा नहीं लगा है और आसपास कोई ऐसा कैमरा भी नहीं है जो मेरे कार्यालय के अंदर की तस्वीरें ले सके। इसका मतलब है कि वीडियो हमारे अपने कैमरों से नहीं फिल्माया गया था। अब एक बात तो तय है, उस रात मेरी खिड़की के बाहर किसी ने किसी उपकरण से हमारी बातचीत को चुपके से फिल्माया होगा। जो ओगावा की आशा भरी आंखों को देखकर रयोको ओगावा ने आगे बताया, इसलिए मैंने फैक्ट्री क्षेत्र के सभी कैमरों की समीक्षा की और वास्तव में एक दूरस्थ स्थान पर लगे कैमरे के फुटेज में मुझे एक सुराग मिला। रयोको उगावा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक कर्मचारी ने कंप्यूटर चलाया।
कमरे में लगे बड़े लिक्विड क्रिस्टल टेलीविजन पर एक वीडियो दिखाई दिया और फिर वीडियो चलने लगा। वीडियो की सामग्री वांगडे फूड फैक्ट्री की थी और यह घटना वाली रात की निगरानी फुटेज थी। रयोको उगावा ने स्थिर वीडियो को घूरा और अचानक चिल्लाया, रुको, टेलीविजन पर एक स्थान की ओर इशारा करते हुए, यहाँ देखो। जो ओगावा ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप इस धुंधली परछाई की बात कर रहे हैं? आकार से तो ये बिल्ली जैसी लग रही है। फ्रे अ वेब एन ओवल सियोम। रयोको उगावा ने प्ले बटन दबाया और स्क्रीन पर एक परछाई चमकी और फिर गायब हो गई। उसने कहा, समय को देखते हुए, मुझे यकीन है कि यह परछाई कोई बिल्ली नहीं है, ये वही व्यक्ति होगा जिसने उस रात चुपके से हमारा वीडियो बनाया था। वह बेहद चालाक है, न सिर्फ सभी निगरानी कैमरों से बच निकला, बल्कि बहुत फुर्तीला भी है। हालांकि इस कैमरे ने उसे कैद कर लिया है, फिर भी कोई साफ तस्वीरें नहीं हैं। जो ओगावा कुछ हद तक निराश थे, जबकि रयोको ओगावा ने कहा, हालांकि हम स्पष्ट चित्र नहीं खींच पाए, लेकिन नवीनतम उच्च प्रौद्योगिकी के सामने ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे अत्याधुनिक छवि पूर्णता प्रौद्योगिकी है। तकनीशियन ने कुछ देर कंप्यूटर चलाया और फुटेज से क्षणभंगुर परछाई को निकाला। फिर नवीनतम हाईटेक इमेज सॉफ्टवेयर की मदद से परछाई की छवि धीरे धीरे साफ होने लगी। अंत में परछाई की आकृति बड़ी स्क्रीन पर साफ दिखाई देने लगी। जो ओगावा फिर से निराश हो गया और बोला, ये व्यक्ति बहुत चालाक है, अपने चेहरे पर परावर्तक पदार्थ छिड़क रहा है, जिससे पूरा चेहरा सफेद रोशनी से भर गया है। हमने कुछ भी कैद नहीं किया। रयोको ओगावा ने कहा, जल्दी मत करो, देखते रहो। तकनीशियन काम करता रहा और साय के चेहरे पर सफेद रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती गई और फिर गायब हो गई। अंत में साय का चेहरा एलसीडी टीवी पर साफ दिखाई देने लगा। रयोको उगावा ने गर्व से कहा, क्या बात है, आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं, है ना? जो ओगावा चौंक गया, ये ड्रीम फूड्स का बॉस यान फेई है, वह वही है जिसने गुप्त रूप से हमारा वीडियो बनाया था, लेकिन ये कैसे संभव है? रयोको उगावा ने कहा, जब मैंने पहली बार यह फुटेज देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। यान फेई के पास भले ही अच्छे हुनर हो, लेकिन वह एक घरेलू इंसान लगता है। इंसानों और जानवरों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं, और कोई भी अनजाने में उसे कम आंक सकता है और नजरअंदाज कर सकता है। यह अप्रत्याशित है कि उसके पास इतनी क्षमताएं हैं, यहाँ तक कि उसने हमारी बातचीत का गुप्त वीडियो भी खुद बनाया। यही कारण है कि वीडियो ऑनलाइन इतना फैल गया और हमारी पूरी हार हुई। इसलिए हमारी गलती यह है कि हमने अपना ध्यान लू पिंग पर केंद्रित कर दिया और यान फेई को नजरअंदाज कर दिया, जो हमारी हार का मूल कारण था। यान फेई, जो चुपके से खिड़की से बाहर झांक रहा था, एलसीडी टीवी पर अपनी साफ तस्वीर देखकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी विश्वसनीय एंटी फोटोग्राफी तकनीक दूसरों के सामने इतनी कमजोर साबित होगी, और वह मन ही मन उच्च तकनीक की ताकत देखकर हैरान था। इतनी धुंधली तस्वीर को फिर से जीवंत किया जा सकता है, जिससे उसका असली रूप सामने आ सकता है, जो लगभग अकल्पनीय लग रहा था। रयोको उगावा ने आगे कहा, मैंने चीन के कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करने के लिए एक हैकर भेजा और पाया कि अपहरण की बात पर चर्चा करने से एक दिन पहले यान फेई हैंग सिटी पहुंच गया था। उस शाम वह अकेला निकला और एक टैक्सी ली। हमने टैक्सी का ऑपरेटिंग डेटा हासिल किया और पाया कि यान फेई हमारी फैक्ट्री के पास उतरा था। इसलिए समय के हिसाब से वह शायद पहली शाम को हमारी बातचीत पर कान लगाए बैठा था। जो ओगावा को कुछ समझ में आया और उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो पिछले दिन की हमारी चर्चा भी उन्होंने सुन ली होगी, लेकिन वीडियो में उस दिन की सामग्री क्यों नहीं है? रयोको उगावा ने तर्क दिया, शायद वह पहले दिन फिल्मांकन उपकरण नहीं ले गए थे, इसलिए उस दिन की सामग्री कैद नहीं हो पाए। अन्यथा, ये जानते हुए कि वह अपनी निर्माण प्रक्रिया चुराने के लिए हमसे कितनी नफरत करते हैं, उन्होंने उस दिन की सामग्री भी जरूर सार्वजनिक कर दी होती। जो ओगावा ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि उसे लू पिंगपिंग के अपहरण की हमारी योजना और उस दिन की उनकी गुप्त गतिविधियों के बारे में पहले से ही पता था, यहाँ तक कि वह समय और स्थान भी जानता था जब काजुतेरू ओगावा और अन्य लोग वहां से निकले थे। रयोको उगावा ने पुष्टि की, बिल्कुल, यान फेई को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन उसने सतह पर कोई स्पष्ट तैयारी नहीं की, जिससे हम सुरक्षा के झूठे एहसास में फंस गए, एक जाल में फंस गए। हमारा ऑपरेशन विफल होने का कारण बहुत संभव है कि यान फेई ने जानकारी लीक कर दी हो। अन्यथा ये पूरी तरह से समझ से परे है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। जो ओगावा ने निराश होकर सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बर्बाद कर दी जाएंगी जिसे हमने गंभीरता से नहीं लिया।
रयोको उगावा ने आगे कहा, मुझे भी पहले यह अविश्वसनीय लगा, इसलिए बाद में मैंने यानफेई के बारे में और अधिक जांच की और पाया कि वह छोटा मोटा इंसान नहीं था जिसकी हमने कल्पना की थी। हम सभी उसके द्वारा धोखा खा चुके हैं। उत्सुकतावश जो ओगावा ने पूछा, यानफेई ने और क्या किया है? रयोको उगावा ने बताया, इगावा परिवार के माध्यम से हमें यानफेई के बारे में बहुत सारा डेटा मिला और एक दिलचस्प बात पता चली। चीन में राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले यानफेई का शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत ही सामान्य था, लेकिन परीक्षा के दौरान उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए कि उसे शंघाई के ज़ेंडन विश्वविद्यालय में जीनियस क्लास में दाखिला मिल गया। लेकिन विश्वविद्यालय में उसके अंतिम वर्ष तक तथाकथित जीनियस क्लास को भंग कर दिया गया। फिर उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अन्य कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया गया और उसने ज़ेंडन विश्वविद्यालय से सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने पूरे विश्वविद्यालय काल के दौरान उसने कोई उल्लेखनीय उत्कृष्टता नहीं दिखाई और उस जीनियस क्लास में सबसे निचले स्थान पर रहा। जो ओगावा की दिलचस्पी देखकर रयोको ओगावा ने आगे कहा, स्नातक होने के बाद यानफेई ने अपने परिवार की इमारत किराए पर देना शुरू कर दिया, जिससे उसे हर महीने अच्छी खासी रकम मिलती थी। इसलिए वह बाहर काम नहीं करता था और सारा दिन घर पर ही रहता था। उसका एकमात्र शौक इंटरनेट सर्फिंग और व्यायाम करना था। ये 3 साल तक चलता रहा। 6 महीने पहले जब उसकी इमारत गिराई जानी थी और उसे अच्छा खासा मुआवजा मिलने वाला था, शंघाई अंडरवर्ल्ड के झांग बाओचेंग ने उसकी संपत्ति पर नजरें गड़ा दी और उसे कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही समय बाद झांग बाओचेंग के विला पर हमला हुआ और एक विशिष्ट अतिथि लापता हो गया। जब झांग बाओचेंग उस अतिथि को खोजने के लिए सबूत जुटा रहा था, तभी उसका विला जला दिया गया और फिर लापता अतिथि की जांच करने आए विशेषज्ञों की हत्या कर दी गई। इसके बाद झांग बाओचेंग ने शंघाई अंडरवर्ल्ड के सरगना हो बाओ से मदद मांगी, जिसके कारण नरसंहार हुआ और हो बाओ और झांग बाओचेंग दोनों मारे गए। उलझन में जो ओगावा ने कहा, आपने जिन मामलों का उल्लेख किया है, क्या वे किसी तरह यानफेई से संबंधित हैं? रयोको उगावा ने बताया, पहली नज़र में ये घटनाएं यानफेई से पूरी तरह असंबंधित लगती हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों द्वारा डेटा संग्रह और यानफेई की समीक्षा के दौरान हमें एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला। वह ये कि झांग बाओचेंग और हो बाओ की हत्या के दृश्यों पर एक नागरिक ड्रोन कई बार दिखाई दिया, जो स्टील बॉल बुलेट दागने में सक्षम था। इस ड्रोन की वजह से ही झांग बाओचेंग और हो बाओ के कई आदमी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः झांग बाओचेंग और हो बाओ की हत्या हुई। जो ओगावा का उत्साह बढ़ा।